हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी लॉजिक फैक्ट्री। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पा रहे होंगे। वन शॉट रिवीजन सीरीज में मैं आज बात करने वाली हूँ वेक्टर कैलकुलस की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी कौन से पार्ट में होती है, जहां पे हम थ्योरम्स पढ़ते हैं। ग्रीन्स थ्योरम हो गया, स्टोक्स थ्योरम हो गया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया। तो कंफ्यूजन वहां पर होती है जहां पर क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें समझ नहीं आता कि उसमें ये थ्योरम्स अप्लाई होगी भी या नहीं होगी। अगर होगी तो क्या कंडीशंस है उन थ्योरम्स के अप्लाई होने का, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास में कोई क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, आपने उस थ्योरम को अप्लाई कर दिया वहां पे, इंस्टेड कि वो थ्योरम वहां पर अप्लाई नहीं होनी थी, लेकिन ऑप्शंस के अंदर एक आंसर वो भी है जो आपका थ्योरम अप्लाई करने के बाद में निकल करके आ रहा है। तो आप तो यही मान के चलोगे ना कि भाई आंसर मेरा आ गया, तो वो जो ऑप्शंस में गिवन है उनमें से एक आंसर करेक्ट होगा। दिख रहा है ना आपको ऑप्शन वहां पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंडीशंस आपको ध्यान से समझनी होती है कि कौन से क्या क्या कंडीशंस होंगी जब हम उन थ्योरम्स को अप्लाई कर पाएंगे। आज की क्लास का मेन मोटिव यही है कि मैं आपको उन थ्योरम्स की एप्लीकेबिलिटी बता पाऊं कि कहां कहां पर तो आप उन थ्योरम्स को अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी जगह पर रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप वो थ्योरम अप्लाई नहीं करोगे। तो वो वाली जो कंडीशंस है वो यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। प्लस डाइवर्जेंस, कर्ल हो गया, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, अ वेक्टर f of t इज कांस्टेंट। एक सदिश राशि है आपके पास में f of t, अगर वो अचर है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा t के रेस्पेक्ट में वो 0 के बराबर होगा। ये इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन चलती है। अच्छा, राशियां यहाँ पर जो होती है वो सदिश भी हो सकती है, अदिश भी हो सकती है, मतलब वेक्टर्स हो सकती है और आपके पास में स्केलर्स क्वांटिटीज हो सकती है। अब वेक्टर में भी दो चीजें हो सकती है कि वेक्टर आपके पास में या तो कांस्टेंट वेक्टर हो जाए या फिर वेरिएबल हो जाए। इसी तरीके से स्केलर स्केलर आपके पास में या तो कांस्टेंट हो जाए या फिर वेरिएबल हो जाए। ये दो कंडीशंस हो सकती है आपके पास में कि वेक्टर सदिश राशि आपके पास में या तो अचर हो जाए या फिर वेरिएबल हो जाए। उसी तरीके से जो अदिश राशि है वो आपके पास में कांस्टेंट हो जाए या फिर वेरिएबल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे पहली कंडीशन है कि f of t अगर कांस्टेंट है, मतलब वेक्टर अगर आपके पास में कोई भी कांस्टेंट है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा t के रेस्पेक्ट में वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, अगर कोई वेक्टर, कोई सदिश राशि मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, मतलब उसका परिमाण अचर है, परिमाण अगर अचर है तो f वेक्टर डॉट df बाई dt जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अगर डायरेक्शन में अचर है, दिशा में अचर है, डायरेक्शन में अगर वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन में कांस्टेंट है तो f वेक्टर क्रॉस df बाई dt जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर एनी वेक्टर u वेक्टर u कैप डॉट du कैप बाई dt जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये कैसे समझते हैं, किसी भी वेक्टर के लिए कैप वेक्टर जो होता है u कैप, या फिर आपके पास में कोई भी a वेक्टर दे रखा है उसके लिए a कैप हो जाएगा। a कैप जो होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा, उसका मॉड्यूलस 1 के बराबर होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो मॉड ऑफ u कैप जो होगा वो 1 के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप स्क्वायर कर दो, तो यहां से हो जाएगा मॉड ऑफ u कैप स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब दोनों साइड आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू u कैप डॉट du कैप बाई dt इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा u कैप डॉट du कैप बाई dt इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है और दोनों के दोनों वेक्टर्स ही नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दो वेक्टर दे रखे हैं, दो सदिश राशि है, उनका जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है और दोनों के दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री एंगल है मतलब अगर u कैप ये है तो du कैप बाई dt जो होगा वो ये वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे आओ, आर कैप क्रॉस डी आर कैप बाई dt। अब इसका मॉड्यूलस निकालना है आपको, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, आर कैप डी आर कैप बाई dt और साइन थीटा। साइन थीटा इज एंगल बिटवीन आर कैप एंड डी आर कैप बाई dt। अब आर कैप किसी भी वेक्टर का जो कैप का मॉड्यूलस जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो यहां से ये 1 के बराबर हो गया। डी आर कैप बाई dt का मॉड्यूलस ये एज इट इज रह जाएगा। दो वेक्टर्स के बीच में मैंने बताया
यू कैप और डी यू कैप बाई डी टी के बीच में एंगल साइन थीटा है, तो यहां से जब आप साइन थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करोगे तो यहां से आपके पास में आएगा डी आर कैप बाई डी टी। तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरीके से आप ये फर्स्ट और सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी देख सकते हो। ये दोनों प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ये दोनों मेन है। फिफ्थ वाली जो प्रॉपर्टी है ये तीनों के तीनों पार्ट्स इसके मेन पार्ट है, एग्जाम में पूछे हुए हैं इनसे क्वेश्चंस, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज तो आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, अब बात करते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसको हम यहाँ पर डेल बोलते हैं। ठीक है, जो ये डेल होता है ये किसके आइडेंटिकली इक्वल होता है? आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। इसको आप समीशन की फॉर्म में लिख सकते हो, आई कैप डेल बाय डेल एक्स। इस समीशन को याद रखना, इस समीशन को हम क्वेश्चंस जब करते हैं और वहां पे डेल दे रखा होता है तब वहां पे अप्लाई करते हैं। इसी के साथ में डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर जो होता है वो डेल स्क्वायर के बराबर हो जाता है, और इसको हम यहाँ पर बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। अब देखो लाप्लासियन ऑपरेटर आपके पास में हर जगह जहां पे भी आप पढ़ रहे हो वहां पर लाप्लासियन ऑपरेटर आ रहे हैं। आप एनए में देख लो लाप्लासियन ऑपरेटर आता है, इसके अलावा आप डिफरेंशियल कैलकुलस में देख लो, इंटेग्रल कैलकुलस में देख लो, यहाँ पर वेक्टर में भी आपके पास में लाप्लासियन ऑपरेटर आ गया। तो ये बहुत मेन है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है लाप्लासियन ऑपरेटर। आगे मैं बात करती हूँ, फाई अगर आपके पास में कोई भी स्केलर फंक्शन दे रखा है, मतलब अदिश फलन है फाई, और एफ वेक्टर जो है वो आपके पास में सदिश फलन है। ये दो चीजें यहाँ पे इस पूरी पीडीएफ के अंदर, इस पूरी क्लास के अंदर हम अगर फाई वेक्टर फाई पढ़ रहे हैं तो वो अदिश फलन ही मान के चल रही हूं मैं, और एफ वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमारे पास में वो सदिश फलन है। ठीक है, फाई अगर स्केलर क्वांटिटी है तो डेल फाई जो होगा, अब यहाँ पे जो ये डेल ऑपरेटर है ना, ये डिपेंड करता है कि हम इसका नाम क्या बोलेंगे। अगर स्केलर के साथ में आपके लगा रहे हो तो ये ग्रेड हो जाएगा, अगर वेक्टर के साथ में आप इसको ऑपरेट कर रहे हो तो ये डाइवर्जेंस या फिर कर्ल की फॉर्म में निकल करके आएगा। तो वही चीज है, अगर अदिश फलन है फाई तो डेल फाई जो होगा वो ग्रेड फाई के बराबर हो जाएगा, और फाई एक अदिश राशि है, एक स्केलर फंक्शन है, तो ग्रेड फाई क्या निकल के आएगा आपके पास में? वेक्टर फंक्शन निकल करके आएगा। उसी के साथ में जो डेल मैंने बताया, अगर वेक्टर फंक्शन है तो वेक्टर के साथ में जो ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो या तो डाइवर्जेंस की फॉर्म में होगा या फिर कर्ल की फॉर्म में होगा। तो डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट में है तो वो डाइवर्जेंस हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में है तो वहां पर हम उसको कर्ल बोल देंगे। अब एफ जो है वो एक सदिश फलन है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो होगा वो एक स्केलर फंक्शन निकल करके आएगा, स्केलर फंक्शन निकल के आएगा। उसी के साथ में डेल डॉट एफ वेक्टर को आप समीशन की फॉर्म में समीशन डेल f1 बाय डेल x की जैसे लिख सकते हो। यहाँ पर जो f वेक्टर है आप उसको लिख दोगे f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। अब इसमें जब डेल ऑपरेटर ऑपरेट करोगे तो ये बनेगा डेल f बाय डेल x1 प्लस डेल f बाय डेल y प्लस डेल f3 बाय डेल z, इस तरीके से निकल के आएगा। कर्ल की फॉर्म में क्या होता है? कर्ल मैंने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप डेल को अगर f के साथ में कोई भी सदिश फलन के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तब डेल का नाम हो जाएगा यहाँ पे कर्ल। कर्ल ऑफ f जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आता है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमें कहां से मिली? ग्रेड फाई से मिली और कर्ल ऑफ f से मिली, जहां पे फाई स्केलर है और f क्या है? वेक्टर फंक्शन है। और स्केलर क्वांटिटी कहां से मिली हमें? स्केलर क्वांटिटी मिली डाइवर्जेंस ऑफ f से, डेल ऑफ f से। ठीक है, अब डेल टू लाप्लासियन ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। अगर किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर, स्केलर अदिश फलन के ऊपर अगर लाप्लासियन ऑपरेटर आप ऑपरेट कर रहे हो तो वहां से आपको एक स्केलर फंक्शन ही निकल करके आएगा, एक अदिश फलन मिलेगा। और अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर आप लाप्लासियन ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हो, f यहाँ पे एक सदिश फलन है, इसके ऊपर कर रहे हो तो आपको एक वेक्टर फंक्शन ही निकल करके आएगा, सदिश फलन ही मिलेगा। तो ये तो बात हुई वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर की कि डेल को हम किस किस नाम से बुलाते हैं, और स्केलर में हम डेल के लिए क्या बोलते हैं, वेक्टर में हम डेल के लिए क्या क्या चीजें बोलते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाई एक स्केलर फंक्शन है, फाई हमारे पास में एक अदिश फलन है, और एफ जो है एफ वेक्टर, ये एफ वेक्टर एक सदिश फलन है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि यहाँ इस पूरी क्लास के अंदर जहां जहां पे भी हम फाई साई ये सब पढ़ेंगे तो वो स्केलर फंक्शंस में मान के चलूंगी, और एफ वेक्टर या फिर जी वेक्टर हो गया या फिर यू वी वेक्टर्स जो होंगे वो हमारे पास में सदिश फलन में मान के चलूंगी। ठीक है, फाई अगर एक अचर अदिश है, कांस्टेंट स्केलर है, तो डेल फाई जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब फाई अगर एक कांस्टेंट स्केलर है तो ग्रेड ऑफ फाई 0 के बराबर होगा, और डेल टू फाई लाप्लासियन ऑपरेटर भी जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा।
कांस्टेंट स्केलर के लिए, ठीक है। अगर फाई कांस्टेंट स्केलर है तो डेल फाई 0 के बराबर हो जाएगा, और अगर डेल फाई 0 के बराबर है तो फाई जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इसमें कन्वर्स ट्रू होता है, फाई स्केलर है तो डेल फाई 0 के बराबर हो जाएगा, डेल फाई अगर 0 के बराबर है तो फाई एक कांस्टेंट स्केलर हो जाएगा, ठीक है। अगर एफ वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है, समझना इस चीज को, एफ अगर कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है तो उसके लिए ग्रेड 0, ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ 0 के बराबर हो जाएगा, डेल टू एफ 0 के बराबर हो जाएगा, डेल क्रॉस एफ 0 के बराबर हो जाएगा, इस तरीके से चीजें चलेंगी। लेकिन अब इसमें कन्वर्स ट्रू नहीं होता, इसमें अगर डेल डॉट एफ 0 के बराबर है तो एफ का कांस्टेंट होना कोई जरूरी नहीं है, एफ एक सोलेनोइडल वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर डेल डॉट एफ 0 के बराबर है तो एफ नीड नॉट टू बी कांस्टेंट, एफ जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो, एफ सोलेनोइडल वेक्टर भी हो सकता है, एफ एक परिनलिकीय सदिश भी हो सकता है। और अगर डेल क्रॉस एफ 0 के बराबर है, एफ अगर कांस्टेंट है तो डेल डॉट एफ भी 0 होगा, डेल क्रॉस एफ भी 0 होगा, लेकिन अगर डेल डॉट एफ 0 है तो एफ सोलेनोइडल हो सकता है, और अगर डेल क्रॉस एफ 0 है तो वहां से एफ जो है वो आपके पास में इरोटेशनल वेक्टर हो सकता है, अघूर्णी सदिश हो सकता है। ये दोनों की दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, सोलेनोइडल वेक्टर और इरोटेशनल वेक्टर, ठीक है। अब अगर आपके पास एफ जो है वो एक इरोटेशनल वेक्टर है, एफ एक इरोटेशनल वेक्टर है, अघूर्णी सदिश है, तो डेल क्रॉस एफ तो 0 के बराबर हो ही जाएगा, ठीक है, नो डाउट डेल क्रॉस एफ जो होगा वो 0 के बराबर हो गया। इफ एंड ओनली इफ अगर f एक इरोटेशनल वेक्टर है तो आपके पास में एक अदिश विभव फाई ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि डेल फाई जो है वो f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz के बराबर हो जाए, मतलब f इज इक्वल्स टू डेल फाई हो जाए, ठीक है। f अगर इरोटेशनल वेक्टर है तो फाई एक स्केलर पोटेंशियल, एक अदिश विभव ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि f जो है वो ग्रेड फाई के बराबर हो जाए। अब f एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर हो जाएगा, फाई एक स्केलर है लेकिन उसके ऊपर हमने ग्रेड अप्लाई कर दिया तो वो भी एक वेक्टर फंक्शन बन गया, तो यहाँ पे f जो है वो ग्रेड फाई के बराबर हो जाए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। f वेक्टर अगर कंजर्वेटिव है इफ एंड ओनली इफ f इरोटेशनल है, अगर f इरोटेशनल वेक्टर है, f एक अघूर्णी सदिश वेक्टर है, सदिश है, तो f क्या हो जाएगा आपके पास में कंजर्वेटिव हो जाएगा, संरक्षी हो जाएगा, ठीक है। ये इफ एंड ओनली इफ वाली चीज में चलता है। f अगर इरोटेशनल है तो डेल क्रॉस f जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, और f क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा, ठीक है। f अगर कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो ये सोलेनोइडल होगा, परिनलिकीय सदिश हो जाएगा, अगर इसका स्केलर पोटेंशियल हार्मोनिक हो जाए तब। अब ये कंडीशन कैसे आई, देखो समझो इस चीज को, मैंने बोला कि f कंजर्वेटिव है, ऊपर वाली कंडीशन में हमने पढ़ा कि f अगर कंजर्वेटिव है तो f इरोटेशनल होगा, और f अगर इरोटेशनल है तो डेल क्रॉस f जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ f अगर कंजर्वेटिव है तो डेल क्रॉस f 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी हमने अभी, f अगर इरोटेशनल है तो एक ऐसा फाई एग्जिस्ट करेगा सच दैट d फाई जो होगा वो f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से आते हैं हम इस कंडीशन पे, f अगर कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो f को हम ग्रेड फाई लिख सकते हैं, फाई एक ऐसा स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए f जो होगा वो ग्रेड फाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम f को सोलेनोइडल कहेंगे, मतलब परिनलिकीय सदिश कहेंगे। अब किसी भी वेक्टर के सोलेनोइडल होने की क्या कंडीशन होती है कि डेल डॉट f जो होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो यहां से भी सोलेनोइडल ये कब होगा, जब डेल f जो होगा वो 0 के बराबर हो जाए। अब डेल f 0 के बराबर कब होगा, जब डेल डॉट डेल फाई 0 के बराबर हो जाए। डेल डॉट डेल फाई को आप क्या लिख सकते हो, डेल टू फाई 0 के बराबर होना चाहिए, तो f कंजर्वेटिव होगा अगर डेल टू फाई 0 के बराबर हो जाए, वही हमने प्रूव करना था। इसका अगर स्केलर पोटेंशियल हार्मोनिक हो जाए, हार्मोनिक अगर जिसका लाप्लासियन ऑपरेटर आपने ऑपरेट करा किसी भी स्केलर फंक्शन के ऊपर तो वो 0 के बराबर हो जाए, मतलब f आपके पास में स्केलर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इसका हार्मोनिक होना चाहिए, डेल टू फाई जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तब f आपका कंजर्वेटिव हो जाएगा, सोलेनोइडल हो जाएगा। f कंजर्वेटिव तो गिवन है अपने को। आगे बात करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इन आइडेंटिटीज से भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बार एग्जाम में आइडेंटिटीज से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। पढ़ते हैं, वही फाई और साई को मैंने बोला कि फाई और साई आपके पास में अदिश फलन है और u और v आपके पास में सदिश फलन दे रखे हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑपरेट कर रहे हो ऑफ फाई ऑफ u के ऊपर। अब देखो u एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी से एक स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो वहां से भी आपके पास में एक वेक्टर क्वांटिटी निकल करके आएगी,
तो फाई यू एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब वेक्टर क्वांटिटी पे अगर आप डेल ऑपरेट कर रहे हो तो वो या तो डाइवर्जेंस की फॉर्म में होगा या फिर कर्ल की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हम डाइवर्जेंस की फॉर्म में फाई यू के ऊपर डेल को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से ऑपरेट होगा, ये बन जाएगा अपने पास में डेल फाई डॉट यू, एक एक के ऊपर लगेगा, पहले फाई के ऊपर लगा तो डेल फाई बना, डेल फाई आपके पास में एक वेक्टर निकल करके आया, उस वेक्टर को आपने दूसरे वेक्टर यू वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करा तो यहां से आपके पास में एक स्केलर क्वांटिटी निकल करके। अब देखो इस चीज को समझो, आप लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास में जो क्वांटिटी आएगी राइट हैंड साइड पे भी तो वही आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर वेक्टर आ रहा है तो राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर आना चाहिए, लेफ्ट पे स्केलर आ रहा है तो राइट पे भी स्केलर आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए ना। तो अब फाई यू को मैंने बोला कि फाई यू वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, डेल अगर हम उसके ऊपर ऑपरेट कर देंगे मतलब डाइवर्जेंस ऑफ किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, डाइवर्जेंस जो होगा वो आपके पास में स्केलर निकल करके आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास में स्केलर क्वांटिटी आई। अब चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड पे भी स्केलर आ रहा है नहीं आ रहा। फाई आपके पास में स्केलर है तो ग्रेड फाई जो होगा वो आपके पास में वेक्टर बन जाएगा। अब वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वहां से स्केलर क्वांटिटी आई, तो ये वाला क्वांटिटी आपके पास में स्केलर निकल करके आया। अब ये फाई स्केलर है, डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर ये भी एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी, दो स्केलर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आपके पास वापस स्केलर आएगा। तो लेफ्ट पे भी स्केलर है राइट पे भी स्केलर है, तो ये आइडेंटिटी इस तरीके से भी सेटिस्फाई कर रही है। अब ऑपरेट करना सीखो कि ऑपरेट कैसे करते हैं। डेल ऑफ फाई यू आपको फाइंड करना है तो आप एक एक के ऊपर ऑपरेट करोगे, पहले फाई के ऊपर डेल को ऑपरेट किया, डॉट यू वेक्टर किया, फिर फाई को बाहर लिख दिया, डेल को आपने यू वेक्टर के ऊपर ऑपरेट किया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हुई। सेकंड वाली प्रॉपर्टी को आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे हम उसमें पढ़ते थे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तीन वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ते थे उसमें क्या पढ़ते थे कि सबसे पहले हम बीच वाला जो भी वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी है या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो उसमें जो बीच में जो वेक्टर आ रहा है उसको हम सबसे पहले उठाएंगे। तो बी वेक्टर को हमने पहले लिखा और ए और सी वेक्टर का हमने लिख दिया डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, फिर माइनस, अब जो भी बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर वेक्टर है उसको आपने लिखा, वो आपके पास में है सी वेक्टर और यहां से हो जाएगा ये ए डॉट बी। तो इसमें तीन वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या कर रहे हो कि बीच वाला जो वेक्टर हो रहा है उसको उठा रहे हो। यहाँ पे आप जब डाइवर्जेंस ऑपरेट कर रहे हो u क्रॉस v के ऊपर तब आपको, अब देखो डेल यहाँ पर है, u है, यहाँ पर v है, मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ ये चीज आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट का जो बीच वाला वेक्टर नहीं उसके अलावा जो वेक्टर है सबसे पहले उसको उठाओगे, तो यहां से आएगा v डॉट, ये बनेगा डेल क्रॉस यू बन गया, माइनस अब v की जगह u की जगह v पुट कर दो तो आपके पास में सेकंड वाला क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके प्रूफ्स पे नहीं जाऊंगी मैं यहाँ पे, आप इन प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हो। तीनों में अगर क्रॉस क्रॉस है, डेल क्रॉस यू क्रॉस v है, तब आपके पास में राइट हैंड साइड पे जो भी क्वांटिटी निकल के आएगी उसमें हमें डॉट ही डॉट आएगा, क्रॉस एक भी जगह नहीं आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास में तीनों में डॉट है तो राइट हैंड साइड में डॉट भी आएगा, क्रॉस भी आएगा। इसको याद रख लेना, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज जो थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी है इनसे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, डेल डॉट डेल फाई, अभी लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने बताया था ना कि डेल डॉट डेल फाई डेल टू फाई के बराबर होगा, तो वो यहीं से बताया था मैंने, डेल टू फाई हार्मोनिक हो जाएगा, स्केलर पोटेंशियल वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो वो यहां से है। डेल क्रॉस डेल फाई भी 0 के बराबर होगा, मतलब स्केलर फंक्शन का डेल डॉट डेल फाई जो होगा वो डेल टू फाई के बराबर हो जाएगा, और स्केलर फंक्शन के लिए कर्ल ऑफ ग्रेड फाई जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब इनको ना आप इस तरीके से भी याद रखना, अभी तो मैंने इसको डेल क्रॉस डेल फाई लिख दिया, तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई। अब यहां पे वो सब चीजें काम आएंगी कि आप किस ऑपरेटर को तो ग्रेड बोल रहे हो, किस ऑपरेटर को आप डाइवर्जेंस बोल रहे हो, किस ऑपरेटर को आप कर्ल बोल रहे हो। आपको तो ये क्वांटिटी याद है, डेल क्रॉस डेल फाई बराबर 0। अब एग्जाम में आपसे ये चीज दे दी, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई बराबर 0, ग्रेड ऑफ कर्ल फाई 0 के बराबर होगा या नहीं होगा, डाइवर्जेंस ऑफ कुछ इस तरीके से अगर आपके पास में ऑप्शन दे दिए तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपने क्या पढ़ा था और बाय ऑप्शन आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद में बात करती हूं मैं सिक्स वाली प्रॉपर्टी की, डेल क्रॉस फाई डेल ग्रेड साई के बारे में। मतलब ये आपके पास में क्वांटिटी है सिक्स के अंदर, कर्ल ऑफ फाई ग्रेड साई के बराबर। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपके पास में ग्रेड ऑफ फाई क्रॉस ग्रेड ऑफ साई, इसके बराबर होगा। वही सेम चीज, सबसे पहले ये जो
डेल ऑपरेटर है, ये फाई के साथ में ऑपरेट होगा, तो ये हो जाएगा डेल फाई क्रॉस, यहां से इस वाली क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, ग्रेड फाई क्रॉस ग्रेड साई। पहला तो ये बनेगा, ठीक है। दूसरा ये बनेगा जब ये ग्रेड साई के ऊपर ऑपरेट होगा तो फाई तो एज इट इज रह जाएगा, ये बनेगा डेल क्रॉस डेल साई। अब साई यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन है, तो डेल क्रॉस डेल साई जो होगा वो इस वाली प्रॉपर्टी से 0 के बराबर हो जाएगा। आपके पास में राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ ये क्वांटिटी बचेगी, ग्रेड फाई क्रॉस ग्रेड साई के बराबर, ठीक है। अब इसी तरीके से ये डेल टू फाई साई है। अब लाप्लासियन को ऑपरेट करने का तरीका क्या होता है, आप एक एक करके इसको ओपन करो, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये अभी बताया मैंने आपको, डेल टू फाई जो होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल डॉट डेल ऑफ फाई साई। अब डेल फाई तो आपको अप्लाई करना आता है ना, डेल फाई आप किस तरीके से अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा डेल डॉट डेल फाई को अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा फाई डेल साई प्लस साई डेल फाई, ये हो गया। अब इस पे वापस से डॉट ऑपरेट कर दो तो ये बन जाएगा डेल फाई डॉट डेल साई, यहां से भी यही बनेगा डेल साई डॉट डेल फाई, तो वो 2 टाइम्स में हो जाएगा, और ये दोनों की दोनों जो टर्म्स आएगी वो स्क्वायर में निकल करके आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज को आपको समझ के याद करना है, ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध हम पढ़े जा रहे हैं हमें कुछ याद नहीं हो रहा, समझो और फिर उसके बाद में याद करो, ठीक है। किसी भी वेक्टर यू वेक्टर के लिए डेल डॉट डेल क्रॉस यू 0 के बराबर हो जाएगा, और डेल क्रॉस यू को आप लिख सकते हो डेल ऑफ डेल डॉट यू माइनस डेल स्क्वायर यू। एफ यू अगर आपके पास में कोई सोलेनोइडल वेक्टर है तो कर्ल 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 ऑफ यू जो होगा वो डेल टू यू के बराबर हो जाएगा, या फिर डेल 4 यू के बराबर हो जाएगा। ये चीज भी ध्यान रखना। एक है यू अगर सोलेनोइडल वेक्टर है तो डेल टू यू भी एक सोलेनोइडल वेक्टर होगा, ये चीज भी याद रखना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये कुछ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इनको भी समझो और समझने के बाद में फिर आप अगर आपने समझ लिया तो आप वैसे ही निकाल पाओगे, इनको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। आर वेक्टर आपके पास में दे रखा है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और यहाँ पे जो ये आर मैं यूज कर रही हूँ जिसपे वेक्टर नहीं लग रखा वो है आर वेक्टर का मॉड्यूलस, ठीक है। आपको निकालना है ग्रेड ऑफ आर टू द पावर एन, ग्रेड आर टू दी पावर एन निकालना है। अब आर टू दी पावर एन क्या है, यहाँ पे आर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी की पावर एन कर रहे हो तो यहाँ पे ये ग्रेड ऑफ आर टू दी पावर एन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले आर टू दी पावर एन के ऊपर अप्लाई होगा, तो जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही करना है। आर टू दी पावर एन अगर आपको दे रखा है तो यहाँ से हो जाएगा ये एन आर टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब ये बचेगा आपके पास में ग्रेड ऑफ आर, ग्रेड ऑफ आर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एन आर टू दी पावर एन माइनस 1, ग्रेड ऑफ आर जो होगा वो आर वेक्टर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास में क्या निकल करके आई, आर को आप वापस ऊपर लेकर के जाओ तो ये बन जाएगा एन इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 2 आर वेक्टर। ये हो गई फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, आर टू दी पावर एन इंटू आर वेक्टर। अब देखो ग्रेड आप ऑपरेट कर रहे हो आर टू दी पावर एन और आर वेक्टर के ऊपर, ये ग्रेड नहीं होगा, ये वैसे डेल होगा, डेल डॉट आर टू दी पावर एन आर वेक्टर होगा यहाँ से ये। तो जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये ऑपरेट होगा आर टू दी पावर एन से, यहां से जो भी वेक्टर निकल के आएगा वो डॉट प्रोडक्ट में आएगा आर वेक्टर के, प्लस फिर आएगा आपके पास में आर टू दी पावर एन और ये हो जाएगा डेल डॉट आर वेक्टर, इस तरीके से। अब ये इसके ऊपर आप ये डेल ऑपरेट करोगे तो ये आपके पास में ये तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी में ही निकल करके आया, तो इसको एज इट इज लिख दो एन इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 2 आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये आर टू दी पावर एन एज इट इज रह गया, ग्रेड ऑफ आर वेक्टर अब ये किसके बराबर होगा, जैसे ये हो जाएगा आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल जेड, और ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये डॉट करना है आपको। तो यहां से करोगे तो डेल बाय डेल एक्स का यहाँ आई वेक्टर जो होगा वो आई के साथ डेल बाय डेल एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 निकल के आएगा। तो यहाँ से जब डेल डॉट आर वेक्टर करोगे यहाँ पे तो आपके पास में 3 निकल के आएगा, ये r की पावर n माइनस 2 आर स्क्वायर है तो ये r की पावर n हो जाएगा, और यहां से आपके पास में रिजल्ट आया n प्लस 3 r की पावर n, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी के अंदर r की पावर n
जो है यहाँ पे वो 1/r³ है, तो n यहाँ पे किसके बराबर हो गया, -3 के। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी में n की जगह -3 पुट कर दो। जब -3 पुट करोगे तो -3 + 3 0 और 0 × r⁴ n हो जाएगा, तो यहाँ से ये 0 आ गया। ठीक है, डेल क्रॉस आर इसी तरीके से कर सकते हो, मतलब सारे रिजल्ट्स आप इसी तरीके से देख सकते हो कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पर ये लाप्लासियन ऑपरेटर ऑपरेट करना है आपको r⁴n के अंदर। तब मैंने क्या बताया था, आप इसको लिख सकते हो डेल डॉट डेल ऑफ r⁴n। पहले डेल डॉट r⁴n को ऑपरेट करो, फिर उसके ऊपर डाइवर्जेंस अप्लाई कर दो, तो आपके पास में ये राइट हैंड साइड वाला रिजल्ट निकल के आ जाएगा। डेल डॉट r⁴n, इसको आप कैसे r कैप, डेल डॉट r कैप, इसको आप कैसे लिखोगे? अच्छा, r कैप को हम लिखते हैं r वेक्टर अपॉन r, r वेक्टर अपॉन r लिखते हो ना, तो यहां से डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर अपॉन r। अब इस वाले फॉर्मूला में आपके पास n कितना है, n है आपके पास में -1, n कितना है आपके पास में -1, तो -1 है, तो यहां से n को -1 पुट कर दो, तो हो जाएगा -1 + 3 r⁻−1, तो हो जाएगा 2/r। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स, अच्छा अगर आपको ये याद भी नहीं है n + 3 r⁻n, ये वाली चीज याद नहीं है, तब आप कैसे करोगे? r कैप है आपके पास में, आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले वापस वही डेल जो है वो r वेक्टर के ऊपर अप्लाई होगा, डेल डॉट, मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे 1/r डेल डॉट r वेक्टर प्लस r वेक्टर डॉट डेल ऑफ 1/r, इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो ये डेल डॉट r वेक्टर जो होगा वो 3/r के बराबर हो जाएगा, प्लस r वेक्टर, अब डाइवर्जेंस ऑफ 1/r करोगे तो 1/r का पहले डिफरेंशिएशन करो, ये हो जाएगा -1/r², और ग्रेड r आपके पास में किसके बराबर हो जाएगा, r वेक्टर अपॉन r के। तो ये जो सेकंड वाली टर्म है, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये r वेक्टर बाहर डॉट में है और ये r वेक्टर है, तो ये बन जाएगा आपके पास में r² अपॉन r² × r, और ये माइनस का है, तो यहाँ से r² से r² कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में ये सेकंड वाली टर्म निकल के आई माइनस का 1/r। फर्स्ट वाली टर्म है 3/r, तो ये 3/r माइनस 1/r करोगे तो आपके पास में आया 2/r, ये वाली चीज करेक्ट हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने r⁻n के ऊपर अप्लाई करी चीजें, यहाँ पे f(r) है, मतलब फंक्शन है कोई भी r का, मतलब r यहाँ पे आपके पास में मॉड्यूलस है ना, तो ये हो जाएगा √(x² + y² + z²। अब इसका कोई भी फंक्शन है f(r) का, मतलब यहाँ पर ये हुआ, तो अब इसके ऊपर जब आप डाइवर्जेंस अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले तो f(r) का डिफरेंशिएशन होगा, तो f(r) का डिफरेंशिएशन हो गया f'(r), और फिर उसके बाद में वापस वही ग्रेड r करोगे, ग्रेड r किसके बराबर हो जाएगा, r वेक्टर अपॉन r के, तो यहाँ से ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी करेक्ट हो जाएगी। वही सेम चीज आप यहाँ पे डेल डॉट f(r) इंटू आर वेक्टर करोगे, तो डेल डॉट f(r) इंटू आर वेक्टर। अब यहाँ पे सेकंड वाली प्रॉपर्टी देखो, सेकंड वाली प्रॉपर्टी में है डेल डॉट r⁴n आर वेक्टर, ये r⁴n भी तो एक f(r) की तरह ही काम कर रहे हैं ना, r⁴n भी तो फंक्शन ऑफ r है ना, तो वही सेम चीज आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। सबसे पहले डेल ऑफ f(r) इस पे अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा f', और ग्रेड r बनेगा तो वो बन जाएगा r वेक्टर अपॉन r, और r वेक्टर ऑलरेडी डॉट में है तो ये r वेक्टर हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद में आप f(r) को एज इट इज रखोगे, डेल डॉट r वेक्टर करोगे तो वो 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, डेल डॉट r वेक्टर भी मैंने बताया ना, यहाँ पे ये डेल डॉट r वेक्टर यहाँ पे निकाला तो ये 3 टाइम्स ऑफ निकल कर, ये 3 निकल करके आया था यहाँ से, तो ये 3 टाइम्स ऑफ f(r) हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपके पास में 3f(r), तो एज इट इज हो गया, ये f', r वेक्टर अपॉन r डॉट r वेक्टर, तो r वेक्टर डॉट r वेक्टर r² हो जाएगा, ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये r इंटू f'(r) प्लस 3 टाइम्स ऑफ f(r), ये निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी की सारी चीजें भी आप देख सकते हो, मतलब समझो इन सब चीजों को कि यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कहाँ पर डॉट लगा रहे हैं, कहाँ पे ग्रेड काम कर रहा है, कहाँ पे डाइवर्जेंस काम कर रहा है, किस जगह हम कर्ल का यूज करेंगे और ये क्यों आ रहे हैं। अगर इस चीज को समझ के आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करे ना, तो एग्जाम में जैसे काफी क्वेश्चन आते हैं, कर्ल ऑफ r ऑफ a क्रॉस b हो गया, ऐसे अभी आगे मैं बताऊंगी स्लाइड्स के अंदर, तो आगे वाली स्लाइड्स के अंदर आपको ये चीज समझ में आएगी कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है। देखो ये हो जाएगा डेल क्रॉस a क्रॉस r वेक्टर। जब मैंने वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर बताया था, तो यहाँ पर मैंने डेल को क्या बताया था, डेल इज आइडेंटिकली इक्वल टू बताया था ना i कैप डेल बाय डेल x। अब आप इसको मेथड से भी जा सकते हो, सबसे पहले a क्रॉस r निकालो, a क्रॉस r निकालने के बाद में फिर उस पर डाइवर्जेंस अप्लाई करके फिर कर्ल निकालो, वैसा भी कर सकते हो, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर
शॉर्टकट फॉर्म और कॉम्पैक्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक दो प्रॉपर्टीज का सोल्यूशन निकाल करके बता देती हूँ, फिर बाकी का उसी तरीके से होगा, तो आप उसको सॉल्व करके देख सकते हो। रिजल्ट्स आपके पास में यही आएंगे जो मैंने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई डेल बाय डेल एक्स क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। अब ये आई कैप तो एज इट इज रहेगा, डेल बाय डेल एक्स जो होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, तो ये समेशन एज इट इज हुआ आई कैप। अब ये हो जाएगा क्रॉस। अब जब आप डेल ए वेक्टर बाय डेल एक्स करोगे, तो ए वेक्टर तो कांस्टेंट वेक्टर मान के चल रहे हैं हम, तो ए वेक्टर का जो डेल ए वेक्टर बाय डेल एक्स होगा वो तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो क्रॉस आर वेक्टर वो तो जीरो हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे लिखोगे ना इसको, डेल ए वेक्टर अपॉन डेल एक्स क्रॉस आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा। तो ये वाली टर्म जो है वो तो जीरो के बराबर हो गई, ये जीरो के बराबर हो गए, तो आपके पास में क्या बचे, समेशन आई कैप क्रॉस, ये बन गया ए वेक्टर क्रॉस डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स करना है। तो आर वेक्टर का जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या निकल के आएगा, आई कैप ही आएगा। ये यहाँ पे आई, क्योंकि समेशन ले रहे हैं ना हम, आई बराबर 1 to 3 तक लेके जा रहे हैं, जैसे आई कैप क्रॉस ए कैप, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप आया, फिर उसी तरीके से जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप आएगा, उसी तरीके से के कैप क्रॉस, तो हम उसको समेशन की फॉर्म में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब ये तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये हो जाएगा ए वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप माइनस आई कैप ए वेक्टर डॉट आई कैप, ये समेशन में। अब आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप। अब ये ए वेक्टर तो बाहर निकल के आ गया समेशन से, कैप किस पे लगे, समेशन किस पे लगेगा, समेशन ऑफ आई कैप डॉट आई कैप, समेशन ऑफ आई कैप डॉट आई कैप, समेशन ऑफ जे कैप डॉट जे कैप, मतलब आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप, तो वहां से आपके पास में 3 टाइम्स निकल के आएगा, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस। अब इसके ऊपर आपको समेशन लगाना है, ये हो जाएगा समेशन ऑफ आई कैप। ए वेक्टर को जब आप आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास में एक क्वांटिटी निकल के आएगी, दैट इज ए1, ए1 आ गया। अब ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, ये क्या बना, पूरा कंप्लीट ए वेक्टर बना। तो यहां से आपके पास सोल्यूशन आया 3 ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर दैट इज 2 ए वेक्टर। ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो आपको बड़े वाले मेथड से जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ए क्रॉस आर निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस आर निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, ये हो जाएगा ए1 ए2 ए3, और आर के साथ में करोगे तो हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये निकालोगे तो आई वाले वेक्टर के साथ में आपके पास में क्या आया, a2z, ये आया a2z माइनस a3y प्लस j वाले वेक्टर के साथ में आपके पास में क्या आया, ये आया a3x माइनस a1z प्लस k वाले वेक्टर के साथ में आया a1y माइनस a2x, ये चीज आई। अब इसके ऊपर डेल क्रॉस अप्लाई करो, जब डेल क्रॉस अप्लाई करोगे तो वापस आपके पास में जो वेक्टर्स होंगे वो जाएंगे ये आई जे के, ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पे आई वेक्टर होगा आपके पास में a2z माइनस a3y। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर ही निकल के आएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, आप इनको देख सकते हो या फिर आप इनको प्रैक्टिस के जैसे सॉल्व कर सकते हो ताकि एग्जाम में आपके लिए इजी रहे सॉल्व कर पाना। इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आगे बात करती हूँ। एक वेक्टर है एफ ऑफ आर, आर वेक्टर सोलेनोइडल वेक्टर होगा अगर एफ ऑफ आर जो है वो सी अपॉन आर क्यूब के बराबर हो जाए। चेक कर लो ना, एफ ऑफ आर आर वेक्टर सोलेनोइडल कब होगा, जब डेल डॉट एफ ऑफ आर आर वेक्टर जो है वो 0 के बराबर हो जाए। अभी लास्ट स्लाइड में बताया था मैंने, ग्रेडियंट निकालना है आपको एफ ऑफ आर आर वेक्टर का, तो यहां से आपके पास में क्या निकल करके आ रहा है, आर इंटू एफ डैश आर प्लस 3 इंटू एफ ऑफ आर, ये 0 के बराबर होना चाहिए। ये अगर 0 के बराबर है तो यहां से ये यही सेम चीज हो गई ना, आर एफ डैश प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो एफ डैश अपॉन एफ होगा, एफ डैश अपॉन एफ प्लस 3 अपॉन आर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से आप एफ निकाल सकते हो, एफ डैश अपॉन आर प्लस 3 अपॉन आर जो है वो अगर 0 के बराबर आ रहा है तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ये ऐसे हो जाएगा एफ डैश अपॉन एफ प्लस 3 अपॉन आर इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब इंटीग्रेट करोगे इसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट करोगे तो यहां से आपके पास में हो जाएगा ln f प्लस 3 टाइम्स ऑफ ln r इज इक्वल टू ln c। राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो ये बन जाएगा ln f इज इक्वल टू ln ऑफ c अपॉन r क्यूब। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से f आपके पास में निकल के आया c अपॉन r क्यूब, ये हो जाएगा इस तरीके से। और f अगर आपके पास में c अपॉन r क्यूब दे रखा है, ठीक है,
तो f अगर c अपॉन आर क्यूब है तो यहां से आपके पास में f ऑफ आर वेक्टर सोलिनोइडल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा c अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो एज इट इज रह जाएगा। लास्ट वाली स्लाइड में ही बताया था मैंने कि r टू दी पावर n, r वेक्टर जो है वो n प्लस 3 इंटू r टू दी पावर n होता है, और यहीं पे ये वाली थर्ड वाली प्रॉपर्टी में बताया था r वेक्टर अपॉन r क्यूब का जो डेल होता है, डेल डॉट होगा यहाँ पे भी, ये 0 के बराबर होगा। तो वहां से आप ये भी चीज देख सकते हो कि इसका जो डेल होगा, कहां पे था ये, इसका जो डेल होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, डेल डॉट होगा जो ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है ये तो बाहर निकल के आ जाएगा, और डेल डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी आप चीज देख सकते हो, हार्मोनिक है या फिर एफ ऑफ आर अगर आर टू दी पावर एन है तो वो हार्मोनिक होगा। देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, हार्मोनिक क्या होता है, सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है, इरोटेशनल क्या होता है, कब कब होता है, कब हम डेल डॉट अप्लाई करेंगे, कब हम डेल क्रॉस अप्लाई करेंगे, सिर्फ यही सब चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। ठीक है, फॉर ए स्केलर फंक्शन फाई, फाई आपके पास में स्केलर फंक्शन दे रखा है, फाई आपके पास में अदिश राशि है, अदिश फलन, और एफ आपके पास में एक सदिश फलन है। ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है ग्रेड फाई जो होगा वो अघूर्णी होगा, और ये कर्ल ऑफ फाई जो होगा वो परिनली के है। ठीक है, ये चेक करना है। स्केलर फंक्शन है, आपको किसकी बात करनी है, ग्रेड फाई की। ग्रेड फाई क्या हो जाएगा, डेल फाई। अब डेल फाई इरोटेशनल होगा, इरोटेशनल किसी भी वेक्टर के इरोटेशनल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसका जो क्रॉस है वो 0 के बराबर होना चाहिए, और अभी हम प्रॉपर्टी में पढ़ के आए हैं कि डेल क्रॉस डेल फाई जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, कर्ल ऑफ एफ जो है वो सोलिनोइडल होगा, कर्ल एफ हो गया आपके पास में डेल क्रॉस एफ। ठीक है, किसी भी वेक्टर के सोलिनोइडल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि उस वेक्टर का डाइवर्जेंस जो है वो 0 के बराबर हो जाए, तो ये एक वेक्टर है डेल क्रॉस एफ, इसका जो डाइवर्जेंस होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए, और ये होता भी है, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ जो होगा वो 0 के बराबर होगा। एफ अगर आपके पास में कोई भी सदिश फलन है तो यहाँ से ये सेकंड वाला पार्ट भी ट्रू हो गया, तो फर्स्ट में ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, क्योंकि आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा था, हो गया, इतना आसान था। अब यहाँ पे अगर आपको ग्रेड फाई क्या होता है, इरोटेशनल क्या होता है, कर्ल एफ, सोलिनोइडल ये पता ही नहीं है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे। इवन ये क्वेश्चन 10 सेकेंड्स का भी नहीं है एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। R इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, R आपके पास में कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर अपॉन एफ डैश आर किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे आपके पास में है ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर अपॉन एफ डैश आर। अभी हम ऊपर वाली स्लाइड्स में सॉल्व करके आए हैं, ग्रेड एफ ऑफ आर को हम क्या लिख देंगे, एफ डैश आर ग्रेड ऑफ आर अपॉन एफ डैश आर हो जाएगा। एफ डैश आर से एफ डैश आर कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या बचा, ग्रेड आर। अब ग्रेड आर को भी आप क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर अपॉन आर लिख सकते हो, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, आर कैप के बराबर हो जाएगा। तो अब इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में गिवन हो, ग्रेड आर हो, आर वेक्टर अपॉन आर हो, या फिर आर कैप हो, तीनों ही सही है। आपके पास ऑप्शन में दे रखा है ग्रेड आर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर डिफरेंशिएबल वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके पास में डिफरेंशिएबल वेक्टर्स है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है। अभी बताया था मैंने, जहां पे मैंने तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, उसी जगह पर मैंने बताया था कि डाइवर्जेंस ऑफ यू क्रॉस बी को हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट का जो दूसरा वेक्टर है, बीच वाला वेक्टर नहीं, इसके अलावा जो वेक्टर है उसको लिखोगे, तो हो जाएगा बी वेक्टर, और यहाँ पर ये डॉट होगा, और ये हो जाएगा डेल क्रॉस ए वेक्टर, माइनस फिर आएगा ए वेक्टर, और ये हो जाएगा डेल क्रॉस बी वेक्टर, और कर्ल के फॉर्म में रखा है तो आप कर्ल के फॉर्म में लिख लो, तो हो जाएगा बी वेक्टर कर्ल ऑफ ए वेक्टर, और ये डॉट है, माइनस ए वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ बी वेक्टर, प्लस है कैंसिल, ए कर्ल बी नहीं, बी कर्ल ए माइनस ए कर्ल बी, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। आगे देखते हैं, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर एंड ए कैप इज अ कांस्टेंट वेक्टर। आर वेक्टर कोई भी पोजीशन वेक्टर है, और ए वेक्टर आपके पास में अचर सदिश है। तब आपको डेल ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर निकालना है। अब आप इस क्वेश्चन को
ए डॉट आर निकालने के बाद में उसके ऊपर डेल अप्लाई कर दो, या फिर आप समेशन के फॉर्म से भी जा सकते हो। समेशन के फॉर्म से जाओगे तब क्या होगा, समेशन ऑफ ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब देखो यहाँ पर ये जो डेल है ये ग्रेड का काम कर रहा है, ये है आपके पास में ग्रेड, ग्रेड ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, ग्रेड का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा डेल ए वेक्टर बाय डेल एक्स डॉट आर वेक्टर, प्लस ये हो जाएगा आर वेक्टर, या फिर इसको आप लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स। ये हो जाएगा, यहाँ पे समेशन लगा दो तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ, ये हो जाएगा आई कैप, ये तो 0 के बराबर हो जाएगा, आपके पास में बचेगा ए वेक्टर डेल आर बाय डेल एक्स, किसके बराबर हो जाएगा, आई कैप के। ए वेक्टर डॉट आई कैप करोगे तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा आई कैप ए वन, ए का आई कैप के साथ में जो मल्टीपल में कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा, आई कैप ए वन जो होगा वो ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा। यहां से भी जा सकते हो आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। और अगर ऐसे नहीं जाना तो ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर करो, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर करोगे तो आपके पास में आएगा ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री जेड। अब इसको आप डाइवर्जेंस ग्रेड अप्लाई कर दो इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी निकल के उसके ऊपर आप ग्रेड अप्लाई करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ये भी यहाँ से ए वेक्टर के बराबर निकल करके आया। कोई सी भी मेथड से जा सकते हो। मुझे पर्सनली ये जो समेशन वाला मेथड होता है ये अप्लाई करना ज्यादा इजी रहता है। आप लोग भी इस मेथड को अगर आपके समझ में आ गया तो आप इस वाले मेथड से जा सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। अब ऐसे सॉल्व करने में ये तो यहाँ पे छोटा सा था, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर था, अगर थोड़ा सा भी बड़ा होता तो फिर आपको दिक्कत आती इसको सॉल्व करने में। आगे देखते हैं, कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो यहां से आपके पास में हो जाएगा डेल क्रॉस, ये हो जाएगा आर क्रॉस ए क्रॉस बी। अब सबसे पहले हम ये जो अंदर वाला जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर क्रॉस ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए वेक्टर आर डॉट बी वेक्टर माइनस ये हो जाएगा आर वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर। अब इसके ऊपर हमें डेल क्रॉस अप्लाई करना है, ठीक है, तो वापस समेशन पे आ जाओ आप, ये हो जाएगा समेशन आई कैप क्रॉस ए वेक्टर, ये हो जाएगा आई कैप डॉट बी वेक्टर माइनस ये हो जाएगा आई कैप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर या प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि डेल डॉट आर वेक्टर जो होगा यहाँ से डेल ऑफ डेल आर बाय डेल एक्स के बराबर हो जाएगा, तो वहां से वो आई कैप निकल करके आएगा। अब ये क्या निकल के आया, ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वन, ठीक है, माइनस ये यहाँ से आपके पास में आ जाएगा आई कैप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे आई कैप जो है वो क्रॉस में है, ठीक है, ये हो गया समेशन। अब यहाँ पे b1 जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो b1 तो आई कैप के साथ में मतलब b1 आई कैप हो जाएगा और ये हो जाएगा क्रॉस ए वेक्टर समेशन माइनस समेशन होगा ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये एक स्केलर निकल के आया तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो एज इट इज रह जाएगा, या फिर आप इसको समेशन के बाहर भी लिख सकते हो, तो समेशन के बाहर आगे आपके पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ पे अंदर हो जाएगा आपके पास में आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस के कैप, ये यहाँ से आपके पास में 0 निकल के आया। b1 आई कैप जो होगा वो आपके पास b वेक्टर निकल के आ जाएगा, तो ये हो गया b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगर आपको ये समेशन वाली चीज पता है तो आपका ये क्वेश्चन होने में सिर्फ 3 से 4 स्टेप्स लगेंगे, और अगर नहीं पता है तब आप इसको r क्रॉस a निकाल लो, फिर क्रॉस b करो, फिर डेल क्रॉस करो और करते जाओ, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। आगे देखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ अ डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर पॉइंट फंक्शन मतलब आपके पास में सदिश फलन है, सदिश फलन का डाइवर्जेंस जो है वो एक सदिश राशि निकल के आता है। स्टेटमेंट का मतलब समझो, और कर्ल ऑफ डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन सदिश फलन का कर्ल जो है वो एक अदिश राशि निकल के आता है, ठीक है।
डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो हम मान लेते हैं एफ वेक्टर, इसका जो डाइवर्जेंस होगा डेल डॉट, तो डेल डॉट एफ मैं आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर बता चुकी हूँ। वेक्टर पॉइंट फंक्शन के ऊपर अगर हम डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो या तो वो डॉट की प्रोडक्ट में, डॉट की फॉर्म में होगा या फिर वो कर्ल में होगा। अगर डॉट में हो रहा है तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी, कोई सदिश राशि अदिश राशि निकल के आएगी, और अगर कर्ल की फॉर्म में तो आपके पास में एक सदिश राशि निकल के आएगी। तो डेल डॉट एफ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी बोल रखा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। कर्ल ऑफ अ डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन मतलब डेल क्रॉस एफ की बात कर रहे हैं। अब डेल क्रॉस एफ आपके पास में क्या होता है, एक वेक्टर होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यहाँ पर बोल रहे हैं स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉल्स है। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यही इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम पहले करके आए, ये आरबीएससी असिस्टेंट ऑफिसर 2023 में आया है, और इससे पहले वाला जो था वो यहाँ पर हमारे पास में था कर्ल ऑफ डेल फाई, इस तरीके के क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं, ए क्रॉस ए एंड बी आर इरोटेशनल वेक्टर्स है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए और बी इरोटेशनल है, तो मैंने बताया इरोटेशनल वेक्टर के लिए आपको क्या पता है, डेल क्रॉस ए भी 0 के बराबर हो जाएगा और डेल क्रॉस बी भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी को चेक करना है, ए क्रॉस बी इरोटेशनल होगा, सोलेनोइडल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चेक करना है। तो यहाँ से आपके पास में इरोटेशनल, अच्छा सबसे पहले हम सोलेनोइडल चेक करते हैं। किसी भी वेक्टर को अगर सोलेनोइडल चेक करना है तो उसका डाइवर्जेंस जो होगा वो 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से डेल डॉट ए क्रॉस बी जो होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी आपको पता है डाइवर्जेंस, यहाँ से डेल डॉट ए क्रॉस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होता है बी वेक्टर डेल क्रॉस ए, बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस बी। डेल क्रॉस ए डेल क्रॉस बी 0 के बराबर दे रखा है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर हो गया। तो मतलब ए क्रॉस बी क्या है, एक सोलेनोइडल वेक्टर है, तो सोलेनोइडल वाला तो ट्रू हो गया। इरोटेशनल वेक्टर ओनली इरोटेशनल एंड सोलेनोइडल, सोलेनोइडल वेक्टर ओनली नीदर इरोटेशनल नॉट सोलेनोइडल, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। इन्होंने बोला है कि ना तो ये अघूर्णी सदिश है और ना ही ये एक परिनली के सदिश है, तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाकी के। अब हमें इरोटेशनल भी चेक करना है, तो डेल क्रॉस ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, मैंने बताया था अगर डेल जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में है, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में, तो आपके पास में क्या निकल करके आएगा, डॉट में आएगी सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पे डॉट में तो आपको कुछ दे ही नहीं रखा ना, तो यहाँ से आप कैसे बता पाओगे कि डेल डॉट ए 0 के बराबर होगा या नहीं होगा, डेल डॉट बी 0 के बराबर होगा या नहीं होगा, तो ये सब चीजें हम नहीं बता सकते। तो इसको हम नहीं कह सकते कि इरोटेशनल होगा या नहीं होगा। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर ये श्योरिटी दे सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सोलेनोइडल वेक्टर होगा, इरोटेशनल की बात नहीं कर सकते। तो सोलेनोइडल वेक्टर ओनली, ये वाला चीज करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अच्छा u आपके पास में दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर वेक्टर आपके पास में ये दे रखा है, तो डाइवर्जेंस ऑफ मतलब डेल डॉट u आर वेक्टर आपको निकालना है। ठीक है, अब इस u को मैं आर स्क्वायर लिख सकती हूँ, आर वेक्टर अगर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप है तो यू आपके पास में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यू की फॉर्म में तो नहीं पता, लेकिन ये तो हमें पता है ना, डेल डॉट आर स्क्वायर आर वेक्टर किसके बराबर होता है, आर की पावर वहां पर क्या था 3 था, आर की पावर 3 आर वेक्टर, तो वहां से अपने पास में निकल कर क्या आया था n प्लस 3 आर की पावर n, यही निकल के आया था ना। यहाँ से ये इसकी वैल्यू थी डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n, आर वेक्टर जो था वो n प्लस 3 आर की पावर n निकल के आया था, तो यहाँ से n की वैल्यू आप 2 पुट कर दो, तो जब 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 आर की पावर n, 5 आर की पावर n, n आपके पास में 2 है तो 5 आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने बताया आर स्क्वायर किसके बराबर है, यू के बराबर, तो यहाँ से 5 क्यू हो गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है। अब अगर आपको ये प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन कर लोगे, ऐसे सॉल्व करने वाली में दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं पता है तब कैसे करेंगे, ये हो जाएगा डेल डॉट आर स्क्वायर आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले डेल ऑफ आर स्क्वायर डॉट आर वेक्टर प्लस आर स्क्वायर डेल डॉट आर वेक्टर। अब डेल डॉट आर जो होता है वो तो 3 आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, डेल ऑफ आर स्क्वायर निकालोगे तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर, 2r हो जाएगा, और ग्रेड आर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर के, और ये आर वेक्टर डॉट में है, आर डॉट आर स्क्वायर, ये एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर दैट इज 5r स्क्वायर दैट इज 5u, इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखते हैं, a एंड b आर टू कांस्टेंट वेक्टर्स एंड r वेक्टर आपके पास में ये दे रखा है, तो अब आपको निकालना है डेल ऑफ आर ए बी। अच्छा,
अब ये क्या होता है, जब मैंने वेक्टर अलजेब्रा वाली क्लास में पढ़ाया था या फिर वेक्टर अलजेब्रा वाले लेक्चर को आप देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी लिंक पे, जाकर के वहां पर एक बार आप वेक्टर अलजेब्रा वाला पार्ट पहले देखना, उसके बाद में आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है अगर ये है ए बी और सी, ये तीन वेक्टर है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी बोलो, बी डॉट सी क्रॉस ए बोलो, या फिर सी डॉट ए क्रॉस बी बोलो। तीनों ही चीज जो है वो सेम होती है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है। अब ये आप इस पे क्या अप्लाई कर रहे हो, ग्रेड अप्लाई कर रहे हो। ग्रेड ही क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि ये हो गया आपके पास में ए डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास में स्केलर निकल के आएगा। स्केलर के ऊपर अगर आप डेल ऑपरेट कर रहे हो तो वो ग्रेड की फॉर्म में होता है, तो यहाँ से इसीलिए हमने ग्रेड ऑपरेट करा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और अब इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे समीशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स, ये अप्लाई करोगे तो यहां से आपके पास में हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा आई कैप डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा समीशन। तो यहां से अब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी, अब इसको एक बार समझना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब आप निकालोगे तो उसके आपके पास में तीन कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा आई वाला, एक आएगा जे वाला, एक आएगा के वाला। तो आई वाले कंपोनेंट को जब आप आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से ही आपके पास में नॉन जीरो चीज निकल करके आएगी, क्योंकि आई को अगर जे के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, आई को अगर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आई डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास में ए क्रॉस बी का आई कंपोनेंट निकल करके आया, आई के साथ में जो भी मल्टीप्लाई होगा ना वो वाला कंपोनेंट निकल के आएगा। जब इसको आप ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो आई कैप वापस से है, तो ए क्रॉस बी का आई वाला कंपोनेंट डॉट आई कैप हो जाएगा। तो वहां से आपको समेशन में भी लेकर के आना है, तो वो जो समेशन निकल करके आएगा यहाँ से आपके पास में सीधा ये निकल के आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर। इस चीज को समझो, यहां से आपके पास में अब आप ऐसे भी तो बोल सकते थे ना कि आई कैप डॉट आई कैप करके हम आई कैप डॉट आई कैप को 3 टाइम्स ऑफ लिख दें इसको और ए क्रॉस बी लिख दें, पर ये ऐसा नहीं है। आप इसको समझो कि अप्लाई किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी निकालने के बाद में आपके पास तीन टर्म्स आएंगी, आई कैप वाली टर्म, जे कैप वाली टर्म, के कैप वाली टर्म। अब आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आई कैप वाली टर्म को कंसिडर करके चल रहे हो, तो आई कैप वाली टर्म को जब कंसिडर करके चलोगे तो ए क्रॉस बी का सिर्फ और सिर्फ जो आई कंपोनेंट आएगा ना वो आपके पास में इस ब्रैकेट के बाहर आएगा, आई कंपोनेंट बाहर आ गया। अब उस आई कंपोनेंट को जब आई कैप के साथ में मान लेते हैं वो जो कंपोनेंट आया है वो आपके पास में ये कैपिटल A1 आया है, ठीक है। तो कैपिटल A1 जब आई कैप के साथ में मल्टीप्लाई होगा और ये समेशन है तो ये क्या बनेगा, कैपिटल A1 आई कैप प्लस कैपिटल A2 जे कैप प्लस कैपिटल A3 के कैप। और कैपिटल A1 क्या है, ए क्रॉस बी का आईएथ कंपोनेंट, या फिर ए आई क्या है यहाँ पर, ए क्रॉस बी का आईएथ कंपोनेंट, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और थर्ड वाला कंपोनेंट, इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास में ए क्रॉस बी निकल करके आया। 3 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी नहीं होगा, इवन ऑप्शन में 3 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी भी दे रखा है चेक करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सेम वही चीज, ये बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर, तो ये आप समझना इस चीज को। ये डेल 2 है तो इसको आप लिख सकते हो डेल ऑफ आर एन। अब डेल ऑफ आर एन मैंने बताया था ये किसके बराबर होता है, n प्लस 3, सॉरी n प्लस 3 नहीं, ये हो जाएगा आपके पास में डेल ऑफ आर एन n इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 आर वेक्टर अपॉन आर के, तो ये हो जाएगा n इंटू आर की पावर n माइनस 2 आर वेक्टर, और इस पे आपको ग्रेड डाइवर्जेंस अप्लाई करना है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस अप्लाई करना है, n आपके पास में बाहर आ गया। अब सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ आप करोगे r की पावर n माइनस 2, जो भी निकल करके आएगा उसको r वेक्टर के साथ में डॉट करोगे, प्लस फिर r की पावर n माइनस 2 एज इट इज रह जाएगा, डेल डॉट r वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पे डाइवर्जेंस अप्लाई करोगे तो ये बनेगा n माइनस 2 r की पावर n माइनस 3 r वेक्टर अपॉन r, और डॉट में r वेक्टर एज इट इज है, प्लस ये हो जाएगा r की पावर n माइनस 2, डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर जो होगा वो 3 टाइम के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे n ऑलरेडी बाहर है तो ये आपके पास में हो जाएगा n r डॉट r जो होगा वो r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास में बचा n माइनस 2 r की पावर n माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ r की पावर n माइनस 2, तो n माइनस 1 वाली तो चीजें कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से आपके पास में बचा n माइनस 2 प्लस 3, तो ये बन जाएगा n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 r की पावर n माइनस 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान है,
आपने बस समझने की देर है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना तो वेक्टर कैलकुलस से आसान टॉपिक कुछ भी नहीं है, आसानी से हो जाते हैं इसके क्वेश्चंस। आगे देखते हैं, डेल क्रॉस ए फाइंड करना है। ए वेक्टर आपके पास में है एक्स वाई, अब इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें तो आपको डेल क्रॉस निकालना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आई जे के। और इसमें भी शॉर्ट करने के लिए आप क्या करो, ये डेल बाय डेल एक्स लिखते हैं ना, तो इसको एक्स वाई जेड लिख दो और ये लिखो एक्स वाई माइनस का 2xz और ये हो जाएगा 2yz। अब आई कैप 2yz का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ये हो जाएगा 2z माइनस जेड वाले का करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस जे कैप करोगे तो ये हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में 2yz का 0, z के xy का z के रेस्पेक्ट में ये भी 0, तो ये जे कैप के साथ में 0 हो गया, प्लस की कैप करोगे x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये बनेगा माइनस का 2z, y के रेस्पेक्ट में करोगे इसको तो ये बनेगा माइनस का x, तो ये आपके पास में आया 2 टाइम्स ऑफ x प्लस जेड आई कैप माइनस ऑफ 2z प्लस x के कैप। आपको निकालना है एट पॉइंट 1 2 3, 1 2 3 निकालना है तो पॉइंट पुट कर दो, ये बनेगा 3 + 1 दैट इज 4, 4 × 2 8, 8 आई कैप माइनस ये बनेगा 3 + 1 6 + 1 दैट इज 7 माइनस 7 के कैप, 8 आई कैप माइनस 7 के कैप। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। ओके सो अब हम बात करते हैं लाइन इंटीग्रल की। तो लाइन इंटीग्रल f आपके पास में कोई भी वेक्टर फंक्शन दे रखा है, कोई भी सदिश फलन दे रखा है, तो f डॉट dr ओवर अ कर्व c कोई भी कर्व है उसके ऊपर लाइन इंटीग्रल जो होगा f वेक्टर का वो डिफाइन करेंगे हम f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz ओवर कर्व c। ठीक है, f डॉट dr को आप लिखोगे f1 dx f2 dy f3 dz। f क्रॉस dr जो होगा ये भी एक लाइन इंटीग्रल का फॉर्म है, पर इन जनरल हम लाइन इंटीग्रल f डॉट dr में पढ़ते हैं। लेकिन अगर f क्रॉस dr दे रखा है तब आप उसको क्या करोगे, f2 dz by dt माइनस f3 dy by dt। अब यहाँ पर क्या है, c जो कर्व है उसमें आपके पास में दे रखा है आपको xt का फंक्शन, ybt के फंक्शन की फॉर्म में और zbt के फंक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे f का dr के साथ में तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप, ये हो जाएगा f1 f2 f3 और dr है तो यहां से हो जाएगा dx by dt dy by dt एंड dz by dt। तो i कैप के साथ में जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, f2 dz by dt माइनस f3 dy by dt और dt मल्टीपल में प्लस ये dt आप एक साथ ही लिख लो इसको इस तरीके से, dt हो जाएगा ये। ठीक है, j कैप के साथ में जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, f3 dx by dt माइनस f1 dz by dt ये हो जाएगा, प्लस k कैप के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, f1 dy by dt माइनस f2 dx by dt ये हो जाएगा, और ये i कैप यहाँ पे ये हो जाएगा j कैप और ये हो जाएगा k कैप, इस तरीके से होगा। ठीक है, f डॉट dr जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। f क्रॉस dr जो होगा वो यहाँ से वेक्टर निकल के आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर i कैप j कैप k कैप इंट्रोड्यूस किया है। ओके आगे देखते हैं, इफ f is a conservative vector field then along any curve c lies in domain of f where partial derivatives of vector field are continuous then integration of c f dot dr जो होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ओनली एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। अब इस लाइन का क्या मतलब है, अब इस चीज को समझो। f आपके पास में कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, मतलब संरक्षी सदिश क्षेत्र है। ठीक है, अब मैंने बताया था संरक्षी अगर f कोई भी वेक्टर फील्ड है जो कि एक कंजर्वेटिव फील्ड है तो वो इरोटेशनल हो जाएगा, इरोटेशनल होगा तो डेल क्रॉस f0 के बराबर होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या बताई थी कि एक ऐसा स्केलर फंक्शन फाई एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हम f बराबर ग्रेड फाई लिख पाए, वो चीज भी ट्रू होगी। तो यहाँ से कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड तक का पॉइंट हमारे पास क्लियर हुआ कि f अगर कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आगे पढ़ो, कोई भी कर्व C है जो कि f के डोमेन में लाई कर रहा है, मान लेते हैं f का डोमेन जो है वो ये है, इसके अंदर ये कोई कर्व है C, ये लाई कर रहा है। अब इस C कर्व के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f के जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे मतलब डेल f बाय डेल x, डेल f बाय डेल y और डेल f बाय डेल z, ये तीनों के तीनों पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए इस कर्व C के ऊपर। अगर ऐसा है तो C कर्व ये जो इंटीग्रेशन f डॉट dr होगा ना ये पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर कर्व C ऐसा है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो हमें कर्व का
पाथ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए एफ डॉट डी आर को निकालने के लिए। अब कर्व आपके पास में चाहिए, कर्व हो या फिर ये वाला कर्व बोलो या फिर ये स्ट्रेट लाइन बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा कि कर्व आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ कर्व का इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आया। यहाँ पर कर्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्व बोला है, ना कि क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ कर्व बोला है। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर ओवर सी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगर सी यहाँ पे सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाए, सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या हुआ, सी आपके पास में ऐसा कोई कर्व नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट से दो बार जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल और क्लोज्ड कर्व, जैसे ये हो गया या फिर इस टाइप का कोई कर्व हो गया, मतलब कैसा नहीं, सिर्फ क्लोज्ड होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। कर्व दो बार किसी भी पॉइंट से नहीं गुजर रहा है, वहां से हम उसको सिंपल बोल देंगे। ठीक है, एक सी एक यहाँ पर सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि किसी रीजन को एनक्लोज कर रहा है। अब सी अगर क्लोज्ड कर्व है तो ये सी है, ठीक है, ये कर्व हो गया सी, और ये आपके पास में ये एफ का डोमेन है, ये एफ का डोमेन हो गया कैपिटल एफ। ठीक है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब ये एक रीजन को एनक्लोज कर रहा है, तो ये रीजन क्या हो गया आपके पास में, ये रीजन हो गया, इस रीजन को एनक्लोज कर रहा है। कंडीशंस आपको समझ में आनी चाहिए कि कंडीशन क्या क्या हो, तब हमारे पास में इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर 0 के बराबर होगा। ठीक है, एफ जो है उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स वापस वही सी और आर के ऊपर। अब इसके रीजन में भी पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए और ओवर द सी भी कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। दिखा है ना इसमें, पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉन्टिन्यूअस एट सी इन आर, आर के अंदर भी कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए और सी पे भी कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, तब आपके पास में जो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सी क्लोज्ड कर्व नहीं होता, ओपन कर्व होता, तो वहां से आपके पास में एफ डॉट डी आर पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता। अब यहाँ पर क्लोज्ड कर्व है तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, क्योंकि क्लोज्ड है ना, कर्व जहां से स्टार्ट होगा वापस घूम करके उसी पॉइंट पर आ रहा है, इसीलिए हम उसको क्लोज्ड कर्व बोल रहे हैं। तो इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो आपकी जो लिमिट्स होगी इंटीग्रेशन की वो इनिशियल भी सेम, इनिशियल बराबर फाइनल लिमिट हो जाएगी, तो वहां से आपके पास में जो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल के आएगी वो 0 के बराबर निकल के आएगी। ये चीज समझ में आई कि एफ अगर कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, सी कोई भी क्लोज्ड कर्व है जो कि किसी रीजन को एनक्लोज कर रहा है, आर रीजन है उसको एनक्लोज कर रहा है और किसके, एफ के डोमेन के अंदर है, एफ के डोमेन के अंदर बात कर रहे हैं हम ये सारी की सारी चीज। अब एफ के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए ओवर कर्व सी और रीजन आर, सी और आर के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ये चीज, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल की थ्योरम क्या है, तो लाइन इंटीग्रल की थ्योरम के बारे में बात करते हैं, दैट इज ग्रीन्स थ्योरम। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, इसके इनके ना ये जो थ्योरम्स जो भी मैं बता रही हूँ आपको या फिर जो भी स्टेटमेंट बता रही हूँ, इनके स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हमारे पास में ऐसा होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है कि इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर 0 के बराबर होगा, लेकिन कब होगा, एफ डॉट डी आर 0 के बराबर करना तो है, लेकिन किस कंडीशन में करना है एफ डॉट डी आर 0 के बराबर, हर कंडीशन में थोड़ी ना वो चीज पॉसिबल होगी, तो हमें वो कंडीशंस याद रखनी है, क्या क्या कंडीशंस है। ठीक है, आगे बात करती हूँ मैं ग्रीन्स थ्योरम की। सी आपके पास में सिंपल क्लोज्ड कर्व है, वापस वही सेम कंडीशन, सी आपके पास में सिंपल है, क्लोज्ड कर्व है, किसमें, एक्स वाई प्लेन के अंदर। एक्स वाई प्लेन मतलब z बराबर 0, ये एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है। 3D जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था वहां पर z बराबर 0, x बराबर 0, ये कौन कौन से प्लेन्स होते हैं क्या नहीं होते, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्स वाई प्लेन के अंदर सी कोई भी क्लोज्ड कर्व है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया आपका, ये हो गया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, विच एनक्लोजेस रीजन आर, सी कोई भी क्लोज्ड कर्व है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व मैंने बना लिया जो कि किसी रीजन को एनक्लोज करता है, ये हो गया आपके पास में वो आर रीजन। एंड एफ कोई भी वेक्टर फंक्शन है which has continuous partial derivatives in region R and on C। f अगर कोई वेक्टर फंक्शन है जिसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूअस है इस R के अंदर और C में, तब हम ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। C यहाँ पे सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, C सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और C किसी रीजन को एनक्लोज करना चाहिए, रीजन R को एनक्लोज करना चाहिए, तभी हम
एफ डॉट डी आर जो लिखेंगे उसको सरफेस इंटीग्रल की फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे आर जो होगा वो रीजन होगा, उस रीजन का एरिया, मतलब dx dy यहाँ पे, ठीक है। और f के पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, इस r के अंदर भी और इस c के ऊपर भी। ये चीज समझ में आई। और ये ही इस थ्योरम को हम स्टोक्स थ्योरम का स्पेशल केस बोलते हैं प्लेन में। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल, जब मैं बताऊंगी तो वहां पर हम स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे, और तब देखना आप ये ग्रीन्स थ्योरम हम स्टोक्स थ्योरम से कैसे निकाल पाते हैं, ठीक है। वर्क डन की बात करूं, कोई भी पार्टिकल है, ये मान लेते हैं हमारे पास में ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये मूव कर रहा है किसी कर्व सी के अलोंग, तो ये कोई कर्व मैंने बना दिया, ये कर्व है आपके पास में सी। अब इन्होंने इस कर्व बोला है सी, क्लोज्ड कर्व नहीं बोला, तो हम कर्व कैसा भी बना सकते हैं, ये कर्व है, ये पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है वो की वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाया एफ वेक्टर, ठीक है। तो जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये पार्टिकल कुछ वर्क करेगा, ये पार्टिकल अपनी नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहा है इस कर्व के ऊपर, ठीक है। जब हमने कुछ फोर्स अप्लाई करा तो ये पार्टिकल कुछ वर्क करेगा, वो वर्क किसके बराबर होगा, वो वर्क हमारे पास में होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर के बराबर, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर वही सेम चीज सी कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है एक्सवाई प्लेन के अंदर, डेरिवेटिव ऑफ एफ अगर, अच्छा ये सेम ही, हाँ वर्क डन में भी सेम ही चीज होगी। अगर यहाँ पे सी वही सिंपल क्लोज्ड कर्व है तो हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे वर्क डन के ऊपर भी। सिंपल क्लोज्ड कर्व है तो आपके पास पार्टिकल ये है, ठीक है, कर्व मैंने ये बना दिया। अब ये जो पार्टिकल ये सी कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यहाँ से ये एफ अपने कोई फोर्स लगाया, अब ये मूव कर रहा है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व के लिए भी तो आप ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो ना। अब ये रीजन एनक्लोज कर रहा है ना आर, उसी के साथ में एफ के पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए रीजन आर और सी के अंदर, तब हम वर्क डन के लिए भी ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अदरवाइज वर्क डन को हम डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट सी डी आर से। ये कुछ स्पेशल फॉर्म है, यहां से क्वेश्चन आरपीएससी मोस्ट ऑफ पूछता ही पूछते हैं। आरपीएससी के मतलब यहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इस स्लाइड से, तो ये चीज आप ध्यान से देखना, इसमें हम किस तरीके से चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। x dy minus y dx upon x square plus y square if c be a curve which encloses origin such that c आपके पास में ये है, तो अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो 2 पाई निकल करके आएगी। अब वो कैसे आएगी, ठीक है। अब देखो ये कर्व है आपके पास में, कर्व दे रखा है आपको एक सर्कल r रेडियस का, ठीक है। अब ये r रेडियस का सर्कल है, ये रीजन को भी एनक्लोज कर रहा है, ये आपके पास में r रीजन हो गया, ये जो कर्व है ये आपके पास में c कर्व हो गया, ओरिजिन को एनक्लोज करने वाला कर्व, r रेडियस का सर्कल जो कि एक रीजन को एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास में यहां से एफ डॉट डी आर की फॉर्म में दे रखा है, तो एफ डॉट डी आर की फॉर्म में दे रखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप डॉट डी आर ओवर कर्व सी। अब ये हो गया आपके पास में एफ डॉट डी आर की फॉर्म में, ठीक है। अब क्या हम यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ग्रीन्स थ्योरम की कंडीशन क्या कहती है यहाँ पे कि सी आपके पास क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बिल्कुल सही है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व आपको ओरिजिन को एनक्लोज कर रहा है और सर्कल दे रखा है, रीजन एनक्लोज करना चाहिए, रीजन भी एनक्लोज कर रहा है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि एफ के पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए आर और सी के अंदर, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए ना। तो एफ आपके पास में ये दे रखा है माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालोगे तो ओरिजिन एनक्लोज कर रहा है ये, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स जो होंगे वो ओरिजिन के ऊपर डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप ग्रीन्स थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर सकते, अब अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इंटीग्रेशन की वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन की वैल्यू? यहां से आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर दे रखा है। जब ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते तो ये इंटीग्रेशन आपको नॉर्मल जैसे हम इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर का इंटीग्रेशन है वैसे ही सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो आपने एक्स बराबर क्या पुट कर दिया, आर कॉस थीटा, और y बराबर आर साइन थीटा पुट कर दिया। यहां से dx निकालो, तो dx जब निकालोगे थीटा के टर्म्स में तो ये हो जाएगा, r तो कांस्टेंट है ना, तो थीटा के टर्म्स में क्योंकि थीटा ही चेंज हो रहा है, आपको ओवर पूरे सर्कल के ऊपर निकालना है लाइन इंटीग्रल, तो dx निकालोगे तो हो जाएगा माइनस का r साइन थीटा d थीटा, और ये dy निकालोगे तो आपके पास में हो जाएगा r cos थीटा d थीटा, ठीक है। x dy निकालना है आपको, तो x को जब आप dy से मल्टीप्लाई करोगे तो ये r cos थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, माइनस
y जब आप dx से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आर आर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो ये प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ऊपर बचेगा डी थीटा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा जो है वो 0 से 2 पाई पे लाई कर रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। थीटा की लिमिट्स जब पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास में इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 2 पाई निकल के आएगी। अब इस क्वेश्चन में हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते थे, ग्रीन्स थ्योरम होगी भी नहीं यहाँ पर अप्लाई, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब ये इलिप्स दे रखा है आपको, ये इलिप्स, अब इस इलिप्स में भी सेम ही चीज है, इलिप्स के अंदर भी सेम ही चीज है, इलिप्स भी ओरिजिन को एनक्लोज कर रहा है, तो ओरिजिन के ऊपर इस ये जो एफ फंक्शन है इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे वो कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे। इलिप्स दे रखा है, इलिप्स के अंदर कभी ये रीजन आर एनक्लोज कर रहा है, अब इस रीजन आर और कर्व के ऊपर आपके पास में पार्शियल डेरिवेटिव्स फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, लेकिन ओरिजिन को एनक्लोज करने की वजह से पार्शियल डेरिवेटिव ओरिजिन पे डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे, तो डिसकंटिन्यूस हो गए तो यहाँ पे भी आप नहीं अप्लाई करोगे, तो इसका भी जब आप सेम निकालोगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें। अगर आपको आई यहाँ पर ऐसा दे रखा है, ठीक है, और ओरिजिन को एनक्लोज करने वाला कोई भी सरफेस आपको दे रखा है, तो ओरिजिन के अराउंड आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो छोटी सी रेडियस का, ठीक है। अब आउटर रीजन के अंदर तो क्या है, अब ये आउटर रीजन क्या है, कॉन्टिन्यूस रीजन है, ठीक है। आउटर रीजन के अंदर फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे, और आउटर रीजन एक रिंग का काम कर रहा है, ये जो आर इसके ऊपर जो कर्व बनेगा ना, अब देखो इसके ऊपर इनिशियल पॉइंट भी वही होगा, फाइनल पॉइंट भी वही होगा, तो ये इसको मैं बोल देती हूँ इस तरीके से, ये हो जाएगा, ये I1 रीजन हो गया और ये हो गया यहाँ पे I2। तो I1 के अंदर तो इसका इंटीग्रल जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, पार्शियल डेरिवेटिव है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट बराबर निकल करके आ रहे हैं वहां से, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर ओवर सी, सी क्लोज्ड कर्व हो गया ना यहाँ से, ये एक क्लोज्ड कर्व बना रहा है यहाँ से, ठीक है। ओवर दिस इसकी वैल्यू जो होगी वो I1 के लिए ये 0 के बराबर हो जाएगी, और I2 अभी मैंने बताया एक छोटा सा स्मॉल सर्कल बना के हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो I2 के लिए इसकी वैल्यू 2 पाई के बराबर हो जाएगी, तो यहां से ये सेकेंड वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ। ओके, अब मैं बात करती हूं एक बार, अगर C को एक क्लोज्ड कर्व है जो कि ओरिजिन को एनक्लोज नहीं कर रहा, ओरिजिन को एनक्लोज नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे आपके पास में सर्कल दे रखा है 2,2 पॉइंट के ऊपर 1 रेडियस का सर्कल, इस तरीके से, ठीक है। 2,2 पॉइंट के ऊपर सर्कल दे रखा है, 1 रेडियस का सर्कल है, तो यहां से ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया, ये ओरिजिन को एनक्लोज नहीं कर रहा। अब इस सर्कल के अंदर ये क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, एक रीजन आर को एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में इस क्लोज्ड कर्व के अंदर फंक्शन के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स डिसकंटिन्यूअस कौन से पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे, और ये ओरिजिन को एनक्लोज ही नहीं कर रहा है, तो ओरिजिन तो बाहर हो गया। यहां से इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आई की वैल्यू 0 के बराबर हो गई। समझ में आई ये चीज, ठीक है। अब आगे हम सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास में इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई अपॉन ए भी निकल के आएगी, और इसके बाद में अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर लेट कर रहे हो, अब यहाँ पे भी सेम चीज है, इस फंक्शन के भी पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस है तो वापस से आपके पास में यहाँ पे आप ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं करोगे, तो आपको आर कॉस थीटा आर साइन थीटा से जाना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाले पार्ट में आपके पास क्या आ गया, यहाँ से ये देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा, और अपॉन में आर स्क्वायर की जगह आर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई में, तो ये आपके पास बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 से 2 पाई के लिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से आई की वैल्यू 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। आप ये जो ऊपर वाला पार्ट है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करके देखना। अब ये भी तो एक सर्कल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेडियस का एक सर्कल है जो कि ओरिजिन को एनक्लोज कर रहा है, तो आप वापस से यहाँ पर वही सेम चीज लगाओगे, आप यहाँ पे x को पुट कर लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, और y को यहाँ पे पुट कर लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, और उसके बाद में इंटीग्रेट कर दो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में लाकर के वैल्यूज। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना और सॉल्व करके देखना आपके पास क्या आंसर निकल करके आ रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की लाइन इंटीग्रल के। इफ f वेक्टर, कोई भी वेक्टर दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ f डॉट dr फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1। अब देखो 0 0 0 से 1 1 1 ये एक लाइन फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट लाइन,
सी ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, एक स्ट्रेट लाइन है जो 0 0 0 से पास हो रही है और 1 1 1 से पास हो रही है, तो हमें स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट लाइन निकालनी आती है। कैसे निकालते हैं? ये हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो अगर a b c और p q r पॉइंट से पास हो रही है तो हम उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? x माइनस ए अपॉन p माइनस ए बराबर y माइनस बी अपॉन q माइनस बी बराबर z माइनस सी अपॉन r माइनस सी। तो उसी तरीके से हमने निकाली है, इसको मैंने लैम्डा लेट कर लिया, तो ये हो जाएगा x बराबर लैम्डा बराबर y बराबर लैम्डा, तो यहाँ बराबर z हो जाएगा, x बराबर y बराबर z, या तो यहाँ से x y z जो है वो आपके पास निकल के आया लैम्डा लैम्डा लैम्डा, लैम्डा आपके पास 0 से 1 तक जा रहा है, ये हो जाएगा लैम्डा लैम्डा लैम्डा, और लैम्डा जो है वो आपके पास में 0 to 1 तक जाएगा। ठीक है, अब ये ना तो क्लोज्ड कर्व है ना कोई रीजन एनक्लोज कर रहा है, तो यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई होने का तो कोई सेंस ही नहीं निकलता, तो हमें नॉर्मल एफ डॉट डी आर जैसे निकालते हैं वैसे निकालना है। तो डी आर निकाल, एफ डॉट डी आर निकालोगे तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स 3x प्लस 6y dx माइनस 14yz dy प्लस 20xz स्क्वायर dz। अब एक्स वाई इस कर्व के अलॉन्ग निकालना है आपको, तो इंटीग्रेशन कर्व सी हो जाएगा। अब इस सी कर्व के ऊपर एक्स वाई जेड लैम्डा है और dx dy dz जो होगा वो d लैम्डा के बराबर हो जाएगा, तो वैल्यूज पुट कर दूं तो हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा दैट इज 9 लैम्डा, तो हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 20 लैम्डा क्यूब, और ये हो जाएगा d लैम्डा, लैम्डा गोज फ्रॉम 0 to 1। इंटीग्रेट जब आप करोगे तो ये बनेगा आपके पास में 9/2 माइनस 14/3 प्लस 20/4, तो यहां से हो जाएगा 5 प्लस 9/2 माइनस 14/3। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आपके पास 6 आएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस 27 माइनस 28, तो ये बनेगा -1, तो ये हो जाएगा 29/6, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आर वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और एट t बराबर 2 पे, और 4i वेक्टर माइनस, अच्छा ठीक है, ये आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बाय डी टी, क्योंकि हमें पता है d बाय डी टी ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना 2r वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बाय डी टी। अब ये कैप नहीं है, आर वेक्टर है नॉर्मल, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बाय डी टी किसके बराबर हो गया 1/2 d बाय डी टी ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो या फिर सेम ही चीज हो जाएगी, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन 2 to 3, ये हो जाएगा d बाय डी टी ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। तो यहां से आपके पास में निकल के आया 1/2 आर वेक्टर का स्क्वायर एट 2 और 3 पॉइंट पे आपको आर वेक्टर का स्क्वायर निकालना है। तो जब आप 3 पे निकालोगे वैल्यू तो ये हो जाएगा 1/2, 3 पे निकालोगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 2 पे निकालोगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 दैट इज 4, 16 प्लस 4 हो जाएगा 20/2 दैट इज 10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करने हैं। ये मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सिखाने के लिए मेंशन किए हैं ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आ रहे हैं एग्जाम में। अब ये देखो एक्स स्क्वायर आई कैप एक्स वाई जे कैप सी इज अ पैराबोला। अब सी आपके पास में पैराबोला दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 0 से 1 तक जा रहा है, ये वाला कर्व है सिर्फ और सिर्फ ये पैराबोला पे, ठीक है। एफ डॉट डी आर निकालना है, वही सेम चीज, ना तो ये क्लोज्ड कर्व है ना किसी रीजन को एनक्लोज कर रहा है, तो हम जैसे एफ डॉट डी आर निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। अब लाइन इंटेग्रल निकालना है आपको, ठीक है, ओवर द कर्व सी। कर्व सी पे y जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है और जो dy है वो 2x dx के बराबर है। x आपका 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है, तो x आपका 0 से 1 तक चला जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस x इंटू वाई हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर, dy हो जाएगा आपके पास में 2x dx, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 4 dx
0 से 1 तक आपको इंटीग्रेट करना है इसको, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/5, तो ये हो जाएगा 15 और 5 प्लस 6 दैट इज 11/15। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एफ वेक्टर दे रखा है 2x² इन xy प्लेन, वापस वही पैराबोला दे रखा है, वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन के लिए हमने दो चीजें पढ़ी थी, अगर C आपके पास कोई क्लोज्ड कर्व है जो कि रीजन को एनक्लोज कर रहा है, तब तो आप वर्क डन के लिए भी उस पर ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अगर साथ में क्या कंडीशन थी, उस कर्व के ऊपर फंक्शन के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की तो बात ही नहीं है, 2x² और 3xy तो हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक तो कहीं पे भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कर्व जो है वो किसी रीजन को एनक्लोज नहीं कर रहा। अब y बराबर 4x² जो पैराबोला है ये इस तरीके से, ये 0 0 से जा रहा है और 1,4 तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा 0 0 से 1,4 तक, ठीक है। इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा 2x² dx प्लस 3xy dy, y बराबर 4x² है, तो यहां से dx किसके बराबर हो जाएगा, 8x dx के, तो ये हो जाएगा 2x², y है आपके पास में 4x², तो ये 4x² हो जाएगा, प्लस dx है ना, और ये हो जाएगा 3xy, x ये हो गया, 4x² हो गया, और dy हो जाएगा 8x, और ये कंप्लीट dx। x की लिमिट्स पुट कर दो, 0 से 1 तक जा रहा है आपका x, ऐड करो तो ये हो जाएगा 8x की पावर 4 प्लस 96x की पावर 4, और ये हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन 0 to 1, 96 प्लस 8 करोगे तो ये आपके पास में आया 104, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/5, लिमिट पुट करोगे 0 से 1 to 1 minus 0 दैट इज 1, तो 104/5 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, और आसानी से आप इसको 1 मिनट के अंदर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। आगे देखो, अब ये है x² i प्लस xy j एंड C इज द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर इन z बराबर 0 प्लेन। C आपके पास में बाउंड्री ऑफ स्क्वायर, z बराबर 0 प्लेन का मतलब हो गया xy प्लेन, xy प्लेन के अंदर C क्या है, इस स्क्वायर की बाउंड्री है, तो x बराबर 0 ये हो गया, ठीक है। y बराबर 0 ये हो गया, x बराबर 1 आपके पास ये हो गया, और y बराबर 1 आपके पास ये हो गया। तो ये जो स्क्वायर बना है यहां से, ये स्क्वायर हो जाएगा कर्व C, ये जो स्क्वायर है ये C कर्व हो जाएगा, ठीक है। अब f डॉट dr निकालना है। अब यहाँ पे क्या हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। C कर्व दे रखा है, एक क्लोज्ड कर्व है, इस क्लोज्ड कर्व के अंदर ये एक रीजन को एनक्लोज कर रहा है, रीजन को एनक्लोज करने के साथ साथ में f के पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पर कॉन्टिन्यूस भी है, तो वहां पर क्या था, m dx प्लस n dy, यही था ना, या फिर मैं बोलूं तो f डॉट dr जो था वो किसके बराबर था, f2 डेल f2 अपॉन डेल x माइनस डेल f1 अपॉन डेल y, और ये हो जाएगा dx dy, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r था, अप्लाई कर सकते हैं। तो चीजों को समझो, कहां पर हम क्या चीज अप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हर चीज का मैथ्स में लॉजिकल होता है, लॉजिक होता है हर चीज का, कि हम ये यहाँ पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो इस चीज को समझो। तो डेल f2 अपॉन डेल x है, तो इस f2 आपके पास में है xy, तो xy का x के रेस्पेक्ट में y हो जाएगा, माइनस f1 का y के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में y इंटू dx dy। अब लिमिट्स पुट कर दो, x आपका 0 से 1 तक जा रहा है, y भी आपका 0 से 1 तक जा रहा है, तो x की लिमिट पहले पुट करोगे तो ये 0 से 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन में बचा आपके पास में y dy, ये 0 से 1 हो जाएगा, ये इसकी लिमिट्स पुट करोगे यहाँ पे y²/2 आएगा, 1 और 0 पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास में 1/2 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ये चीज समझ में आई, आगे देखते हैं। If a vector field f vector is given by f vector sin by I cap plus x into 1 plus cos phi j cap, f dot dr निकालना है। C एक सर्कुलर पाथ है, x² प्लस y² बराबर 1। अब देखो क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, इस क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व एक रीजन को एनक्लोज कर रहा है, ये R रीजन हो गया, क्लोज्ड कर्व आपके पास में ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब इस रीजन और क्लोज्ड कर्व के ऊपर f वेक्टर के पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है, क्वांटिटी में कहीं दिक्कत आएगी नहीं, sin x और cos x जो होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, यहाँ पे x cos x x sin x जो भी हो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन देता है हमें, क्वांटिटी में कहीं दिक्कत आएगी नहीं।
पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कॉन्टिन्यूस निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपके पास में f1, ये हो जाएगा f2, तो f2 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos y माइनस f1 का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो हो जाएगा माइनस का cos y dx dy, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r, cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा dx dy ओवर द रीजन r। अब इस रीजन r के अंदर मतलब सर्कल का आपको dx dy, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहां से पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट इज पाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे अब देखो काफी सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे मतलब अगर कंफ्यूजन होगा भी ना तो कैसे हो जाएगा, ओवर द रीजन आर ये नहीं समझा हमने, आपको दे रखा है सर्कल, तो ये यहाँ पे सी कर्व दे रखा है, सी कर्व है सर्कल, तो यहाँ पे सी कर्व का ये आप सर्कुलेशन मत ले लेना, सर्कुलेशन इन द सेंस मतलब इसका सर्कमफेरेंस मत कंसिडर कर लेना, यहाँ पर ओवर द रीजन आर है, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन किसी भी कर्व के ऊपर dx dy आपको दे रखा है, तो ये क्या देगा आपको एरिया देगा, एरिया उस सर्कल का, उस रीजन का, उस जो रीजन वो एनक्लोज कर रहा है वो कर्व, उस रीजन का एरिया आपको देखना है, तो एरिया यहाँ पे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसीलिए हमने यहाँ पे ये चीज लगाई है। अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे सी दे रखा है, सी एक सर्कल है तो हम उसका सर्कमफेरेंस ले लेंगे, उसकी परिधि ले लेंगे, नहीं यहाँ पे आपको सर्कमफेरेंस नहीं लेना है, परिधि लोगे तो वहां से आपके पास में 2 पाई आर, आर आपके पास 1 है तो वहां से 2 पाई भी ऑप्शन में दे रखा है, ये गलती मत करना। आगे देखते हैं, if C is the boundary of the region enclosed by x square plus y square बराबर 4 and x square plus y square बराबर 16, ओके अब देखो ये एक x square plus y square बराबर 4 हो गया, ये हो जाएगा x square plus y square बराबर 16, वही इंटेग्रल I अभी जो हम आगे प्रीवियस उसमें स्लाइड्स में पढ़ के आए हैं, I इंटेग्रल दे रखा है, ओरिजिन को एनक्लोज नहीं कर रहा, C क्या है बाउंड्री ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस, तो ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री कंसीडर होगी, ठीक है। अब इस बाउंड्री और इस रीजन के अंदर तो ये कॉन्टिन्यूस ही है ना, तो ये क्लोज्ड कर्व है आपके पास में, ये जो ये कर्व है ये यहां से क्लोज्ड कर्व बना रहा है, तो क्लोज्ड कर्व ओवर द ओरिजिन को एनक्लोज नहीं कर रहा, ओरिजिन को एनक्लोज नहीं कर रहा, तो यहां से आपके पास में इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 1, ये एक कर्व दे रखा था जो कि ओरिजिन को एनक्लोज नहीं कर रहा। If C is a circle, सर्कल दे रखा है आपके पास में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, ओवर द सर्कल C cos x sin y माइनस xy dx प्लस sin y dy, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये एक रीजन R को एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। F आपके पास में है cos x sin y माइनस xy i कैप प्लस sin x cos y j कैप। अब इस सर्कल के अंदर f के जो भी पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, f के पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो कॉन्टिन्यूस निकल करके आएंगे, कॉन्टिन्यूस है ना, cos x sin y ये हर जगह कॉन्टिन्यूस निकल करके आते हैं, इसके अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूस आएंगे, ठीक है। f के पार्शियल डेरिवेटिव्स ओवर c एंड रीजन r कॉन्टिन्यूस आ रहे हैं, c एक क्लोज्ड कर्व है जो कि रीजन r को एनक्लोज कर रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जब आप डबल ये जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्म था, इंटीग्रेशन ऑफ c, ये आपके पास में f1 हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा, f2 का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा cos x cos y माइनस f1 का जब आप y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में cos x cos y माइनस x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा dx dy, r रीजन हो जाएगा यहाँ से डबल इंटीग्रल के अंदर, तो ये हो जाएगा x dx dy ओवर द रीजन r। अब कंप्लीट सर्कल के ऊपर x dx dy फाइंड करना है, ये एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का यहाँ से x dx dy पुट करो या फिर माइनस x dx dy पुट करो, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो बराबर निकल करके आएगी, बराबर निकल करके आएगी, तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। या फिर आप इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 दे रखा है, तो यहाँ से r cos थीटा r sin थीटा में चेंज कर लो इसको, तो यहाँ से ये बन जाएगा r cos थीटा, ये हो जाएगा r d थीटा dr, डबल इंटीग्रेशन r 0 से 1 तक जाएगा, थीटा 0 से 2 पाई तक जाएगा, r के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये 1/3 आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin थीटा होगा, sin थीटा
0 से 2 पाई, 2 पाई जब पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपके पास में वैल्यू जो निकल करके आई वो 0 निकल करके आई है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल की। आर एक शेडो रीजन है ओवर सरफेस एस, ये आपके पास में एक सरफेस दे रखा है, ठीक है, ये आपके पास में कोई भी प्लेन है, इस सरफेस का इस प्लेन के ऊपर ये शेडो रीजन है, ये है आपके पास आर, और ये 3D के अंदर सरफेस है, ये 3D में सरफेस है, ये एस। कितना समझ में आया? फाई कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो कि किसी डोमेन डी के अंदर डिफाइंड है, इंक्लूडिंग सरफेस एस। फाई कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे फाई आपके पास में एक सतत फलन दे रखा है जो कि सतह एस के साथ साथ में अपने डोमेन के अंदर भी डिफाइंड है, फाई डिफाइन हो गया। तो सरफेस एस के ऊपर फाई का जो सरफेस इंटीग्रल है उसको हम पढ़ेंगे फाई ऑफ एक्स वाई जेड डीएस, और यहां से जो ds होगा वो ग्रेड एस अपॉन ग्रेड एस डॉट पी कैप डी के बराबर हो जाएगा। ये जो रीजन आर है ना, जिस भी प्लेन की हम बात कर रहे हैं, इस रीजन आर के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर वेक्टर है यहाँ पे पी वेक्टर। समझ में आई चीजें? और यहाँ से डीए जो होगा वो स्मॉल एलिमेंट ऑफ शैडो रीजन है, आप डीए को यहाँ पे डीएक्स डीवाई से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से डीएस किसके बराबर हो गया? ग्रेड एस अपॉन ग्रेड एस डॉट पी कैप का मॉड ग्रेड एस डॉट पी कैप, और यहां से ये हो जाएगा डीएक्स डीवाई, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए? ग्रेड एस डॉट पी कैप जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, इसका मॉड्यूलस नॉन जीरो होना चाहिए। ये बात हुई स्केलर फंक्शन के लिए। फाई यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन की बात करूं तो मैं, एफ आपके पास में एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है, एक सदिश फलन है जो कि सतह एस सहित डोमेन डी पर भी परिभाषित है। यहाँ पर डोमेन, जो भी डोमेन आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, एफ फंक्शन का डोमेन डी पे परिभाषित है। एन कैप जो है वो सतह के बाह्य इकाई अभिलंब सदिश है। एस का जो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होगा, एस आपके पास में ये सरफेस दे रखा है, इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होगा ना वो यहाँ पे एन कैप डिफाइन है। तो एफ डॉट एन कैप डीएस जो होगा वो f1 dy dz, f2 dz dx और f3 dx dy इस तरीके से परिभाषित होगा। और इसको हम किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए सरफेस इंटीग्रल को फ्लक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यही सेम क्वांटिटी फ्लक्स के अंदर निकल के आती है, यही सेम क्वांटिटी किसी वेक्टर फंक्शन के सरफेस इंटीग्रल से निकल करके आती है, ठीक है। आगे देखते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से है। एक थ्योरम हमने पढ़ ली ग्रीन्स थ्योरम, और वर्क डन हमने पढ़ लिया, सरफेस इंटीग्रल हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। एस टू साइडेड क्लोज्ड सरफेस है, मतलब एस आपके पास में क्लोज्ड सरफेस है दोनों तरफ से। जैसे अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर जो है वो ऊपर से भी क्लोज्ड सरफेस है और नीचे से भी क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, जो कि एक वॉल्यूम को एनक्लोज कर रहा है। कोई भी क्लोज सरफेस है, अगर मैं स्फीयर की बात कर रही हूँ तो स्फीयर तो वैसे ही पूरे हर जगह से क्लोज होता है, अब ये एक वॉल्यूम को एनक्लोज कर रहा है, ये वॉल्यूम वी को एनक्लोज कर रहा है। तो एफ वेक्टर इज अ वेक्टर फंक्शन हैविंग कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑन एस एंड वी। अब यहाँ वहां पर क्या था, ग्रीन्स थ्योरम जब हमने पढ़ी तब आपके पास में क्या था, कर्व था जो कि रीजन को एनक्लोज कर रहा है, और उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के उस कर्व के ऊपर उस रीजन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर हम सरफेस इंटीग्रल पढ़ते हैं, और यहाँ पे जो वेक्टर फंक्शन होता है, सदिश फलन जो है उसके एस और वी, वो जो सरफेस है एस और जो कि वो वॉल्यूम एनक्लोज कर रही है वी, उन दोनों के ऊपर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। तो यहाँ से सरफेस इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप डीएस जो होगा वो वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, डेल डॉट एफ डीवी में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज समझ में आई? आगे देखते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, ये डिडक्शन और है, डिडक्शंस देखते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के। वहां पर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हमने पढ़ा था एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो गया था डेल डॉट एफ डीवी में ओवर वी, और ये था ओवर एस। तो जब एन कैप क्रॉस एफ है तो वहां पर डेल क्रॉस एफ हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फाई कोई कॉन्टिन्यूअस स्केलर फंक्शन है, फाई एक सतत अदिश फलन है जिसका कि एस और वी के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो फाई एन कैप किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेड फाई डीवी के। एफ डॉट ग्रेड फाई डीवी, अब देखो ये वाली क्वांटिटी यहां से सेकंड वाला पॉइंट ये कैसे निकल के आया, ग्रेड फाई डॉट एन कैप डीएस, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां से डेल ऑफ फाई एफ वेक्टर के डेल डॉट
फाई एफ वेक्टर डीवी इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको एक्सपैंड कर दो, इसको जब एक्सपैंड करोगे आप तो यहां से ये निकल के आएगा ग्रेड फाई डॉट एफ वेक्टर डीवी प्लस ये हो जाएगा फाई ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी। तो यहां से यही सेम चीज है, फाई ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी, इसको आप राइट हैंड साइड में लेकर के चले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में ग्रेड फाई डॉट एफ डीवी बोलो या फिर इसको एफ डॉट ग्रेड फाई डीवी बोलो, सेम ही चीज होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब हमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा था, ए डॉट बी बोलो या फिर बी डॉट ए बोलो, सेम होता है। कर्ल में सेम नहीं होता, कर्ल में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास में ए क्रॉस बी डॉट एन कैप डीएस दे रखा है, तो इसको एक्सपैंड कर लो, ये हो जाएगा डेल डॉट ए क्रॉस बी। अब हमने पढ़ा था डेल डॉट ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, बी कर्ल ए माइनस ए कर्ल बी के, तो माइनस ऑफ ए कर्ल बी होता है ना, तो राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस ऑफ ए कर्ल बी बी कर्ल ए डीवी, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे फाई और साई दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस दे रखे हैं एस के अंदर, एंड एस और वी दोनों के अंदर फाई और साई आपके पास में दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस दे रखे हैं, स्केलर फंक्शंस है। तो फाई, अच्छा फंक्शन ही दे रखे हैं यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा। तो फाई ऑफ डेल फाई माइनस साई ऑफ ग्रेड फाई, ये डॉट नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आएगा, ये डॉट हटा दो यहाँ से, डॉट नहीं आएगा। फाई ग्रेड साई माइनस साई ग्रेड फाई डॉट एन कैप जब आप निकालोगे तो ये डेल डॉट फाई ग्रेड साई माइनस साई ग्रेड फाई, तो इसको भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे। और ये जो स्टेटमेंट है ये ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन है, इसको भी ऐसे याद रख लेना। अब आगे मैं क्वेश्चंस की बात करती हूँ सरफेस इंटीग्रल की। S इज अ सरफेस ऑफ स्फीयर, S आपके पास में स्फीयर दे रखा है, उसका सरफेस है, ठीक है। और स्फीयर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 दे रखा है। आगे बढ़ो, F dot n cap ds is equals to where n cap is the unit normal vector in the direction outwards to the surface। अब इस पे क्या हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। S आपके पास में एक सरफेस दे रखा है जो कि एक वॉल्यूम को एनक्लोज कर रहा है, वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा है। ये जो F आपको दे रखा है 2x i कैप 3y j कैप 3z k कैप, इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो S और इस V के अंदर क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। और एन कैप वही सेम चीज मैंने बताई, इस सरफेस का यूनिट आउटवर्ड्स वेक्टर है, ठीक है। तो यहां से एफ डॉट एन कैप डीएस किसके हो जाएगा, डेल डॉट एफ टीवी के। तो डेल डॉट एफ निकालो, 2x निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 3 और ये हो जाएगा डीवी ओवर वॉल्यूम v। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 8 टाइम्स ऑफ यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम v dv, तो dv को आप लिख सकते हो dx dy dz। अब वॉल्यूम में आपको निकालना है स्फीयर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई r क्यूब के, यहाँ से 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, ये इंटू 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 32/3 पाई के बराबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें भी वही सेम चीज, स्टूडेंट्स गलती इसमें मत करना, ये वाली चीज, यहाँ पे सरफेस है एस, वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा है तो वो स्फीयर का वॉल्यूम होगा, ना कि स्फीयर का सरफेस एरिया होगा। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सरफेस एरिया आपको लिखना है या फिर वॉल्यूम लिखना है। जब आप डीवी लिख रहे हो तो वहां पर उस सरफेस को एनक्लोज करने वाला जो भी रीजन होगा उसका वॉल्यूम आएगा, सरफेस जिस भी रीजन को एनक्लोज कर रही है उस रीजन का वॉल्यूम आएगा वहां पर। तो यहाँ पर स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमने r की जगह 1 पुट कर दिया और 32/3 आपके पास आंसर निकल के आया। नेक्स्ट देखते हैं, a वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर, a आपके पास कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है, ओके। r वेक्टर इज xi कैप yj कैप zk कैप, v इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस s। सरफेस आपको नहीं पता क्या है, लेकिन v जो है वो सरफेस जो है वो वॉल्यूम को एनक्लोज कर रही है। n कैप क्रॉस a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, n कैप क्रॉस f वेक्टर हो गया। अभी मैंने बताया था जब हमने डिडक्शन पढ़े थे गॉस थ्योरम की, डबल इंटीग्रेशन आएगा ट्रिपल नहीं आएगा। सरफेस दे रखा है n कैप क्रॉस f वेक्टर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल क्रॉस f के। तो यहाँ से डेल क्रॉस f हो गया आपके पास में a क्रॉस r वेक्टर, ये हो जाएगा dv ओवर द वॉल्यूम v, ठीक है। तो अब डेल क्रॉस a क्रॉस r निकालना है। अब सबसे पहले आप ये चीज निकालो, ये क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा i कैप क्रॉस, ये हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस i कैप और ये हो जाएगा समेशन। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा a वेक्टर i डॉट i माइनस i वेक्टर a डॉट i, ये हो जाएगा समेशन।
आई डॉट आई यहाँ से निकल के आएगा 3a वेक्टर माइनस a डॉट आई a1 होगा, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और समीशन में है ये वाली चीज, तो ये a वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में आया 2a वेक्टर, 2a वेक्टर कांस्टेंट है तो ये 2a वेक्टर बाहर निकल के आ जाएगा। बाहर निकल के आया तो आपके पास में ये बचा v और dv। v आपको वॉल्यूम दे रखा है तो ये इंटीग्रेशन जो होगा वो v के बराबर हो जाएगा, तो आपके पास में आया 2av, ऑप्शन नंबर 4, या फिर इसको बोलो 2va, ये कांस्टेंट है वॉल्यूम, तो 2va वेक्टर, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। वॉल्यूम इंटीग्रल, S कोई क्लोज्ड सरफेस है जो कि वॉल्यूम V को एनक्लोज कर रही है, F आपके पास में कोई भी सदिश बिंदु फलन दे रखा है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो होगा वो ट्रिपल इंटीग्रेशन f dv हो जाएगा। और यहाँ पे f जो होगा वो वेक्टर फंक्शन है तो f1 i कैप, f2 j कैप, f3 k कैप हो जाएगा, और dv है तो dx dy dz हो जाएगा ओवर द वॉल्यूम V। तो ये चीज होती है। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, S एक ओपन सरफेस है, C कोई क्लोज्ड कर्व है which is enclosing the surface। जैसे ये मैं पैराबोला बना देती हूँ एक, ठीक है। अब ये जो सरफेस है पैराबोला क्या, या फिर एक बाउल मान लो, आप आपके घर में बाउल होगा, उस कर्व को कंसिडर करो, उस सरफेस को कंसिडर करो। अब वो बाउल जो है वो एक ओपन सरफेस है, सी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि विच एनक्लोजिंग द सरफेस एस। तो ये जो कर्व है ये वाला कर्व हो जाएगा, ये सी कर्व हो जाएगा, और ये जो सरफेस है यहाँ पे आपके पास में ये सरफेस एस हो जाएगा, ठीक है। f कोई भी कॉन्टिन्यूअस वेक्टर, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जिसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट ऑफ s के हर एक पॉइंट के ऊपर इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे हमारे पास में f डॉट डी आर, अब इसके अंदर कोई भी रीजन, कोई भी सरफेस कुछ एनक्लोज नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सरफेस है, या फिर कोई वॉल्यूम एनक्लोज नहीं कर रहा, कोई सरफेस एरिया एनक्लोज नहीं कर रहा। s कोई सरफेस है जो कि सी आपके पास में सिंपल क्लोज कर दे रखा है जो कि एस को एनक्लोज कर रहा है, बस इतना है आपके पास। तो इंटीग्रेशन ऑफ ओवर सी एफ डॉट डी आर जो होगा वो डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डीएस के बराबर हो जाएगा। एन कैप जो होगा वो यूनिट आउटवर्ड्स वेक्टर होगा सरफेस का। आगे देखते हैं, स्टोक्स थ्योरम की कुछ डिरेक्शन है। एस आपके पास में ओपन सरफेस दे रखा है, सी बाउंडिंग कर्व है एस का, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा। फाई और एफ वेक्टर हैविंग इट्स कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स इन एस। फाई यहाँ पर एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर मतलब अदिश फलन है, और एफ वेक्टर आपके पास में सदिश फलन दे रखा है आपको, जिसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूअस है एस के अंदर, ठीक है। अब फाई एन कैप डॉट डेल क्रॉस एम डीएस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से देखो ग्रेड फाई एफ डॉट डी आर है, तो आप इसको क्या लिखोगे, डेल क्रॉस एफ आपके पास यहाँ पे फाई एफ है डॉट एन कैप डीएस। तो अब इसको एक्सपेंड कर लो, यहाँ से डेल क्रॉस फाई एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, ये वाली टर्म को ओवर द कर्व सी जो होगा वो ये इसके बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल के। तो यहाँ से ये फर्स्ट वाली टर्म आएगी और ये प्लस में आएगी, तो ये राइट में जाकर के माइनस वाली टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये दे रखा है इफ फाई और साई टू स्केलर फंक्शंस दे रखे हैं जिसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूअस है एस के ऊपर, तो यहाँ पे ग्रेड फाई क्रॉस ग्रेड साई डॉट एन कैप डीएस जो होगा ये राइट हैंड साइड वाली टर्म के बराबर होगा। आप इसको भी एक्सपैंड कर सकते हो, राइट हैंड साइड वाली जो दोनों टर्म्स दे रखी है वो डीआर में दे रखी है, उसको एक्सपैंड करो, इसको लिखोगे डेल क्रॉस फाई ग्रेड साई और माइनस ऑफ डेल क्रॉस साई ग्रेड फाई डॉट एन कैप डीएस, वहां से एक्सपैंड करोगे तो आपके पास ये निकल करके आ जाएगा। ये है फाई डीआर, तो फाई डॉट डीआर दे रखा है तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा एन कैप क्रॉस ग्रेड फाई डीएस के, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम। If the vector field f is z I cap, x j cap, y k cap defined on a surface S of a hemisphere bounded by a unit circle C in z बराबर 0 plane, then del cross f dot n cap ds जो होगा वो किसके बराबर होगा। अब देखो ये आपके पास एक हेमिस्फेयर दे रखा है, ठीक है। हेमिस्फेयर जो दे रखा है वो आपको z बराबर 0 प्लेन में दे रखा है, तो z बराबर 0 प्लेन के अंदर जो हेमिस्फेयर है वो ये हो जाएगा। ये है आपके पास में हेमिस्फेयर z बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो सर्कल बन रहा है ये आपके पास में z प्लेन में सर्कल बन रहा है। z प्लेन में सर्कल का इक्वेशन हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये कर्व हो गया, ये सरफेस है, ठीक है, एनक्लोजेस बाय अ कर्व, ठीक है। हेमिस्फेयर दे रखा है, सरफेस दे रखा है, f डॉट डेल क्रॉस f डॉट n कैप ds। अब यहां पर आप स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। स्टोक्स थ्योरम क्या हो जाएगी, f डॉट dr, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर हो जाएगा इस सरफेस के लिए, ठीक है। तो यहां से f डॉट dr जब आप निकालोगे तो
जेड प्लेन के अंदर जब आप निकालोगे तो जेड बराबर 0 प्लेन के अंदर, जेड बराबर 0 प्लेन के अंदर जेड तो 0 के बराबर होगा, जेड 0 के बराबर होगा और एक्स और वाई जो होंगे वो वेरिएबल होंगे, तो यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आप लिखोगे जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप, ये हो गया डॉट, ये हो जाएगा dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। अब xy प्लेन हो गया, xy प्लेन बोलो या फिर z बराबर 0 बोलो, उस प्लेन के अंदर z तो 0 के बराबर है और dz भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो z 0 के बराबर है तो यहां से ये 0 हो गया और ये वैल्यू क्या निकल के आई, यहां से आएगा ये z dx प्लस x dy प्लस y dz के, ये लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, z 0 के बराबर है और dz भी 0 है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो 0 के बराबर होगी, आपके पास में लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व c बचा x इंटू dy के। ठीक है, लाइन इंटीग्रल है कर्व c के ऊपर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 दे रखा है, तो यहां से x को आप cos थीटा पुट कर लो और y को आप sin थीटा पुट कर लो, तो sin थीटा cos थीटा पुट करोगे तो यहां से x क्या हो जाएगा आपके पास में, हो जाएगा cos थीटा, dy करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा d थीटा, थीटा आपके पास में जा रहा है 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई जा रहा है ना, तो और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो इसको, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा sin 2 थीटा अपॉन 2, sin 2 पाई और sin 0 दोनों ही 0 के बराबर होता है, तो यहाँ से आपके पास में 2 पाई निकल के आएगा, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास में पाई, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, V is a volume enclosed by a closed surface S, then which of the following is correct? V is a volume enclosed by a closed surface S। ठीक है, तो ये भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हो जाएगा। R वेक्टर, यहाँ पे R वेक्टर दे रखा है, ये R वेक्टर है, R वेक्टर है, ठीक है। F डॉट एन कैप ds किसके बराबर होगा, डेल डॉट F dv के ओवर वॉल्यूम V, तो यहां से हो जाएगा डेल डॉट R वेक्टर dv के ओवर वॉल्यूम V, डेल डॉट R किसके बराबर होता है, 3 के बराबर, हमने किया था सॉल्व, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन V dv, तो ये निकल के आएगा अपने पास में 3v, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, V आपके पास में कोई रीजन है जो कि बाउंडेड बाय है प्लेन्स x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस z बराबर 4। आपको डेल डॉट एफ डीवी निकालना है, जहां पे f आपको ये गिवन है फंक्शन, ठीक है, निकालते हैं, डेल डॉट एफ डीवी निकालना है, तो डेल डॉट एफ डीवी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे डेल डॉट निकालोगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x और ये हो जाएगा dx dy और dz, तो यहां से आपके पास में आया 2 टाइम्स ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन x dy dx dx dy dz। ठीक है, z आपके पास में z की लिमिट्स होगी 0 से 4 माइनस 2x माइनस 2y, y की लिमिट होगी 0 से 2 माइनस x और x की लिमिट होगी आपके पास में 0 से 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा जब सबसे पहले z की लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा x इंटू 4 माइनस 2x माइनस 2y। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन 2 आगे और ये हो जाएगा dx dy। y के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x इंटू ये 4 माइनस 2x एक साथ लिखो x के साथ में, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस x। अब ये y से इंडिपेंडेंट टर्म है, तो जब y के साथ में इंटीग्रेशन करोगे तो ये वापस से 2 माइनस x होगा, माइनस माइनस के आपके पास में 2xy का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वहां से आपके पास में आएगा y स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से आपके पास में बचेगा x इंटू 2 माइनस x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ये 2 ऑलरेडी बाहर है, ये हो जाएगा dx 2x 2 माइनस एक्स स्क्वायर x 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से आपके पास में बचा सिर्फ और सिर्फ x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। x की लिमिट है आपके पास में 0 से 1, अब x की लिमिट पुट कर दो, यहां से लिमिट पुट करोगे तो ये इंटीग्रेट करोगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये हो जाएगा 4x प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ 4x स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x स्क्वायर आपके पास x की लिमिट 0 से 2 है, तो यहां से आ जाएगा 4, 2 इंटू 4 प्लस ये बनेगा x4 बाय 4, 2 की पावर 4 बाय 4 दैट इज
4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब दैट इज 8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में आपके पास में बाहर 2 चल रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 8 प्लस 4 दैट इज 12 माइनस 32 बाय 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 36 माइनस 32 दैट इज 4 बाय 3 इंटू 2 दैट इज 8 बाय 3। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आप देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं इसका एक और मेथड बताती हूँ। इंटीग्रल कैलकुलस में आपने इसी टाइप के क्वेश्चंस करे थे, वहां पर क्या था आपके पास में ये फंक्शन दे रखा था f ऑफ x, y, z, और ये हो जाता था dx, dy, dz, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन। वहां पर जो दे रखा था वो क्या होता था, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, और एक टर्म होती थी x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा कोई इंटीग्रल दे रखा है, हम क्या पढ़ते थे उसमें, डिरिचलेट इंटीग्रल पढ़ते थे, तो आप इस क्वेश्चन को डिरिचलेट इंटीग्रल से भी सॉल्व कर सकते हो। अब उससे कैसे करोगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 4, तो यहाँ से हो जाएगा x बाय 2 प्लस y बाय 2 प्लस z बाय 4 बराबर 1। अब x अपॉन 2 को आप कैपिटल x मान लो, y अपॉन 2 को आप कैपिटल y मान लो, z अपॉन 4 को आप कैपिटल z मान लो, उसके बाद में ये चीजें अप्लाई कर दो, वहां से भी आपके पास सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे ये होता था x टू दी पावर l माइनस 1, y टू दी पावर m माइनस 1, z टू दी पावर n माइनस 1, कुछ ऐसा dx, dy, dz ऐसा होता था। ट्रिपल इंटीग्रेशन में तो हम लिखते थे उसको गामा l, गामा n, m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 लिखते थे। अगर लिवॉल्व में होता था तब हम प्लस 1 नहीं लगाते थे, कुछ ऐसा याद आ रहा हो तो उस चीज से भी या उस टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। यहां तक तो आपको निकालना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ x dx dy dz तक, तो उसके बाद में आप इसमें डिरिचलेट वाला फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप चीजों को समझे हो इस लेक्चर के अंदर कि हम कहां पर कौन सी चीज अप्लाई कर सकते हैं, कब ग्रीन्स थ्योरम, कब स्टोक्स थ्योरम, कब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रेड फंक्शन होता है, वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है, उसको हम डिफरेंट स्केलर के साथ में या फिर वेक्टर के साथ में क्या क्या नाम से बोलते हैं, उसके बाद में समीशन के फॉर्म में हम किस तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये सब चीजें आपके क्लियर हुई हो, और इस क्लास का मेन मोटिव यही था कि आप इन चीजों को समझो, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे ये चीज पता है, जब मैंने पहली बार वेक्टर कैलकुलस पढ़ा था तो मुझे भी यही सब चीजें डाउट में आई थी, लेकिन उसके बाद में मैंने बार बार उसको पढ़ा, रिवाइज करा, मैंने कॉन्सेप्ट्स को देखा कि क्या हम गलत कर रहे हैं उस चीज में, कब हम सरफेस ले रहे हैं, कब हम वॉल्यूम ले रहे हैं, कब कोई सरफेस वॉल्यूम को एनक्लोज करना चाहिए, कोई कर्व है वो किस तरीके से हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझते चलोगे ना, तब हमें आपने देखा होगा इस क्लास में जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए, क्वेश्चंस उन्हीं टाइप के उसी टाइप से आ रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर इस क्लास में कराए हैं, ये सारे आरपीएससी पीवाईक्यूज में से कराए हैं। तो आप इस चीज को समझो कि आपने अगर थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप प्रैक्टिकल जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से कर पाओगे। आपका मेन चीज है कि आपको थ्योरी अच्छे से समझ के करनी है। अब ऐसा कोई भी टॉपिक या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो हमारी थ्योरी से बाहर निकल करके आया, आरपीएससी ने वही उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और दैट इज इट। और आगे नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं हम किसके लेकर के आए, क्योंकि आपके एग्जाम्स नजदीक आने वाले हैं। तो बाकी देखूंगी मैं, अब नेक्स्ट 1-2 टॉपिक से बच रहे हैं आई थिंक ग्रेजुएशन के, तो मैं उसको कवर करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी ताकि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।